वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 2025 की कोरियन ड्रामा द ट्रॉमा कोड हीरोज ऑन कॉल की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है युद्ध के माहौल से। चारों ओर बमबारी होती है, घर मकान और लोग सभी उड़ रहे होते हैं। ऐसी खतरनाक सिचुएशन में बेक नाम का एक हैंडसम और जवान डॉक्टर बाइक से हॉस्पिटल जा रहा होता है, वो भी अपनी जान को हथेली पे रखकर। वो बाल बाल बच रहा होता है बॉम्ब से, और काफी देर तक बचते बचते जब वो हॉस्पिटल के नजदीक पहुंचता है तो ब्लास्ट की वेव से दूर जा गिरता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठ खड़ा होता है और जाता है हॉस्पिटल, जहां खूब शोर शराबा हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स आ चुके होते हैं, उन्हें उम्मीद नहीं होती कि अब बचा जा सकता है। मगर डॉक्टर बेक को देखकर वो राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि बेक के पास एक बड़ा सा बैकपैक होता है जिसमें ब्लड पैक्स होते हैं, जिसकी अभी पेशेंट्स को सख्त जरूरत होती है। इसके बाद हम हैंकॉक यूनिवर्सिटी में मिनिस्टर मिया को देखते हैं, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स के हेड डॉक्टर्स की क्लास ले रही होती है। दरअसल मिस्टर मिया ने ट्रॉमा यूनिट को बहुत सारा फंड दिया था, मगर ये लोग वो रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहे थे जिसकी मिया को तलाश थी। न्यूज में आए दिन ट्रॉमा यूनिट की खामियां डिस्कस की जाती हैं, जिससे मिया को बड़ी टेंशन हो जाती है कि अगले चुनाव में मैं पब्लिक को क्या मुंह दिखाऊंगी। अगला इलेक्शन जीतने के लिए मुझे ट्रॉमा यूनिट को नंबर 1 बनाना होगा। डॉक्टर कोवन नाम के एक बहुत ही अच्छे ट्रॉमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, मगर ओवर टाइम करने की वजह से वो एक दिन काम करते करते बेहोश हो गए। अब उनकी जगह पे कोई नहीं है, इसलिए मिनिस्टर मिया बुलावा भेजती है डॉक्टर बेक को। फिर दोस्तों अगले दिन हम देखते हैं डॉक्टर येंग को, जिन्हें अनाउंसमेंट करके तुरंत ही सर्जरी रूम में बुलाया जाता है, क्योंकि अभी अभी सर्जरी रूम में एक ऐसे पेशेंट को लाया गया है जिसके पेट में चाकू घुसा हुआ है और उसका हार्ट रेट बहुत ही कम हो गया है। तो डॉक्टर येंग जल्दी से सर्जरी रूम में आ जाता है और पेशेंट का हाल देखता है। वो कहता है कि अच्छा है कि चाकू पेट में घुसा हुआ है, अगर ये बाहर निकला होता तो खून और बह जाता। फिर वो अपनी टीम को जल्दी से पेशेंट का बीपी चेक करने को कहता है। इतने में दोस्तों एक नर्स पेशेंट का शर्ट कैंची से काटकर हटाने लग जाती है, जिसपे येंग कहता है कि हिस्से को जरा आराम से काटो, चाकू बाहर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। बीपी उसका 50 तक पहुंच जाता है दोस्तों, इसीलिए येंग जल्दी से सीटी स्कैन की तैयारी करने को कहता है अपनी टीम से। पर तभी उसका ध्यान जाता है मरीज के चेस्ट पे, जहाँ पे बिल्कुल काला पड़ गया होता है। वो जल्दी से अपने स्टेथोस्कोप लगाकर चेक करता है तो पता चलता है कि कार्डियक में खून जमा हो गया है। वो जल्दी से हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाने को कहता है, और तब तक वो अपनी बाकी टीम मेंबर को स्पाइनल नीडल और अल्ट्रासाउंड तैयार करने को कहता है। तो जल्दी एक नर्स आकर येंग को इन्फॉर्म करती है कि देखिए सारे डॉक्टर्स अभी सर्जरी करने में बिजी हैं, उन्हें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अब येंग सोच में पड़ जाता है कि करूं क्या मैं खुद ही कुछ कर दूं, पर इससे पहले मुझे सीटी स्कैन करके एक बार देख लेना चाहिए। पर तभी दोस्तों बीपी गिर के 40 पे पहुंच जाता है, जिससे येंग बड़ी घबराहट में होता है। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता, इसलिए वो खुद ही निडल को कार्डियक में डालने लगता है, और उसके हाथ थर थर कांप रहे होते हैं डर के मारे, क्योंकि वो हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है ना। तभी वहाँ पे डॉक्टर बेक एंट्री लेता है। वो आते ही सबसे पहले मरीज के पेट में जो चाकू है उसको निकाल कर फेंक देता है, और फिर येंग के हाथों से निडल लेकर मरीज के अंदर जो जमा हुआ खून होता है उसको सिरिंज के जरिए बाहर निकालता है, जिससे तुरंत ही मरीज का बीपी स्टेबल हो जाता है। सभी हैरान। तब डॉक्टर येंग पूछता है कि कौन है आप, पर बेक उल्टा उसी से सवाल करता है कि इमरजेंसी स्पेशलिस्ट हो और इतना सा काम भी तुमसे नहीं हो पाया। तो डॉक्टर येंग बताता है कि मैं तो एनएस स्पेशलिस्ट हूँ और मैं ऑन कॉल सर्जन हूँ। हमारी बारी बारी से जनरल सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी भी करनी पड़ती है हमें। वैसे आप भी कोई डॉक्टर हैं क्या? देखिए आप जो भी हैं, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, पर अभी यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ तो आपको यहाँ से जाना होगा। तो बेक कहता है कि अभी काम बाकी है मुन्ना, तुम इमरजेंसी यूनिट से नहीं हो तो फिलहाल के लिए यहाँ का इंचार्ज तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। तो येंग को शक होता है और पूछ लेता है कि कहीं आप डॉक्टर कौन के रिप्लेसमेंट तो नहीं है, जिसपे बेक हामी भरते हुए कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर बेक है, वैसे अब तुम क्या करने वाले हो? तो येंग कहता है कि पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम येंग है। अरे तुम्हारा कोई भी नाम है, देखो जब कोई मरीज आता है ना तो उसके वाइटल्स चेक करने के साथ साथ ये भी पता करना होता है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। घटनास्थल पर टूटा हुआ चाकू मिला था। फिर एक फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि जिस वक्त डॉक्टर येंग को अनाउंसमेंट करके इमरजेंसी वार्ड में बुलाया जा रहा था, उस वक्त बेक यहाँ पर आ चुका था। उसके सामने ही मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, और उसके साथ जो लोग आए थे वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, और फिर उनकी सारी बातें बेक ने सुन ली थी। अब वो येंग को बताता है कि उनकी बातों से मैं समझ गया था कि टूटा चाकू से जख्म ज्यादा गहरा नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने आते ही चाकू उसके पेट से निकाल कर फेंक दिया, जिसमें बस थोड़ा सा ही खून बहा। इसका मतलब ये था कि इसकी लो बीपी और बेहोशी की वजह से ये हालत हुई, मगर ये अभी तक होश में नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी एक और इश्यू है, संभालना, अभी खून बहेगा। और जैसे वो ये बात बोलता है वैसे चाकू के घाव से खून का फुवारा निकल जाता है, जिससे बेक कॉटन की मदद से फिर रोकता है, और फिर वो कहता है कि जाओ जल्दी से एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को बुलाओ, सर्जरी की तैयारी करो। अब दोस्तों हम हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर के बीच बातचीत को सुनते हैं। जब उन्हें बेक के बारे में पता चलता है तो वो 2 साल तक सीरिया के वॉर जोन में ट्रॉमा यूनिट का हेड था वो, और उसे वहां से उठाकर यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में डलवाने वाली खुद मिनिस्टर मिया है।
ये सुनकर तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना ही नहीं, बेग का स्वागत करने के लिए मिनिस्टर मिया खुद आती है। दूसरी ओर यंग को दिखाते हैं तो वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि हमें आपकी जरूरत है। तो वो काफी भाव खाता है कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए 4 साल हो गए, मगर अभी तक दिमाग में भूसा ही भरा हुआ है तुम्हारा। सर्जरी होने वाली है, इसके लिए मुझे 2 घंटे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। अब दोस्तों यंग को फोन पे इतना टाइम लगता है तो बेग उसको कहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या, इतने प्यार से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद तो बेग डांट पटकार कर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को तुरंत ओटी में आने के लिए कह देता है। वो डर जाता है कि पता नहीं कौन है जो इतने रौब से मुझसे बातें कर रहा है, लगता है कोई बड़ा अधिकारी आ चुका है। तो वो दौड़ कर आने लगता है। इधर जब बेग ओटी देखता है तो कहता है ये ऑपरेशन रूम है या कोई तबेला, यहाँ की चीजें सही से काम नहीं करती है। जिस पे यंग बताता है कि अभी तक यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है ना, ये काफी पुराना ओटी है, पिछले साल इसकी मरम्मत तो हुई थी, अब देखिए क्या होता है। जितनी भी अच्छी ओटी थी सब में फिलहाल सर्जरी चल रही है। तभी दोस्तों हमें हाँफते हुए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आता हुआ दिखता है और बेग की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हमारी फोन पे बात हुई थी। बेग कहता है कि अब हम डेट पे चलें क्या, कल परसों घर भी बसा लेंगे। हाथ क्या मिला रहे हो गधे, मरीज को यहाँ देखो ढंग से। फिर उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर बेग अपनी टीम के साथ सर्जरी शुरू करता है। अब दोस्तों आप बोलोगे डॉक्टर क्या चल रहा है यहाँ पे। देखो ये सीरीज उसी मतलब उसका मेन फोकस यही है, इसलिए मेडिकल टर्म्स काफी सारी आएंगी जो मैंने भी कभी नहीं सुनी है वैसे। तो अब उनको पता चलता है कि एक स्प्लेनिक आर्टरी ब्रांच चाकू से कट गया था, जिसकी वजह से खून बह रहा था, और जो वो फट गया था उसको डॉक्टर बेक यंग को कहता है कि तुम इसको सिलो। अब यंग तो घबरा जाता है कि मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बेक उसको एक बच्चे की तरह समझाते हुए कहता है कि देखो इस आर्टरी को इस आर्टरी से सिलो। तब जाकर वो कहीं जाकर सिल पाता है, मगर फिर भी खून आना बंद नहीं होता। और तब बेक एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को घूर कर देखता है और पूछता है कि तुमने इनोट्रोपिक्स यूज किया था इसके ऊपर। वो कहता है हाँ, बीपी 40 से 60 के बीच में तो था ही, तो मैंने इनोट्रोपिक्स यूज किया। अब बेक गुस्से में कहता है कि बेवकूफ, जिस मरीज का अभी हार्ट पंक्चर हुआ हो उसे इनोट्रोपिक्स देते हैं क्या? अरे तुमने तो अपना काम जल्दी निपटाने की सोची थी बस, कमार कहीं के। इसको भगाओ यहाँ से जल्दी से और किसी पढ़े लिखे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बुलाओ। मगर सारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट तो बिजी होते हैं दोस्तों, और जो 2-3 फ्री भी हैं वो अब डर के मारे बेक के सामने आना ही नहीं चाहते। इसलिए वो जानबूझकर 4th ईयर के स्टूडेंट पार्क को बलि का बकरा बनाने के लिए भेज देते हैं। पर पार्क का काम बेक को बड़ा पसंद आता है और वो उसकी सबके सामने तारीफ भी करता है। इस तरह से होता है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल 2.25 घंटे के अंदर ही दोस्तों, जिससे येंग तो बेक का फैन हो जाता है। मगर बेक बताता है कि तुम जैसे गंवारों की वजह से 10 मिनट लेट हो गया ना, वरना इस काम में तो 90 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। तुम लोगों की वजह से मैं अपनी अपॉइंटमेंट सेरेमनी के लिए लेट हो गया। बताओ अब लेट हो ही गया हूँ तो थोड़ा अच्छे से लेट हो जाने दो मुझे। अब जब मेरे मरीज को होश आएगा मैं उसके बाद ही सेरेमनी में जाऊंगा। ये जाने के बाद येंग कहता है कि नहीं सर, सारे लोग आपका वेट कर रहे होंगे, सभी आपके बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोलेंगे कि आप अपने अपॉइंटमेंट सेरेमनी में लेट हो गए, वो लोग आपको लापरवाह समझेंगे। बेक कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कुछ भी सोचने दो। हाँ पर तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। इसके बाद जैसे बेक सेरेमनी में जाता है तो देखता है कि स्टेज पे इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर और हेल्थ मिनिस्टर वेट कर रहे होते हैं और नीचे चेयर्स पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स धीरे से बेक के कान में कहता है कि आप लेट हैं इसीलिए माफी मांगने से शुरुआत कीजिएगा, आइए उससे पहले हेल्थ मिनिस्टर से हैंडशेक कर लीजिए। मगर बेक जाता है सीधे माइक के पास और कहता है कि डायरेक्टर सर का कहना है कि मुझे माफी मांगने से शुरुआत करनी चाहिए, पर मैं चाहता हूं कि माफी आप लोग मुझसे मांगे। आप लोगों ने तो यहाँ ट्रॉमा यूनिट के नाम पे मजाक बना के रखा हुआ है। फिर दोस्तों आज सुबह से इस हॉस्पिटल में जो जो हो रहा होता है उन सब के बारे में बेक सबको बताता है और फिर हेल्थ मिनिस्टर मिया से कहता है कि आपने ट्रॉमा यूनिट के लिए डायरेक्टर साहब को 10 बिलियन का फंड दिया है ना। अब मैं आ ही गया हूँ तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि एक एक पैसा बिल्कुल सही जगह यूज हो और इसका रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। मैं आज से ही इस हॉस्पिटल का ट्रॉमा यूनिट बंद करता हूँ और उसकी जगह पे ट्रॉमा सेंटर से एक डिपार्टमेंट बनाता हूँ जिसमें हर चीज बेहतर होगी। ये सारी बातें सुनकर सारे डॉक्टर्स आपस में खुसर पुसर करने लग जाते हैं कि बताओ ये कैसा बदतमीज डॉक्टर है, ये तो अपने आप को बिल्कुल हीरो ही समझ रहा है। और तब हेल्थ मिनिस्टर कहती है कि डॉक्टर बेक जबान के थोड़े कड़वे हैं, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, मगर वो अपने फील्ड के बादशाह हैं, इसीलिए हम सबको उन पे भरोसा रखना चाहिए। दूसरी ओर येंग जब अपने फ्रेंड किम को आज सुबह वाली सारी बातें बता रहा होता है तो किम कहता है कि बेटे तू तो गया, अब तू ना मिस्टर बेक को पसंद आ गया है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा नाम प्यारे मोहन रख दिया है, देखना वो तुझे अपना असिस्टेंट जरूर बनाएंगे। इस पे येंग कहता है कि वो ऐसे कैसे मुझे अपना असिस्टेंट बना लेंगे, मैं तो कोलोरेक्टल डिपार्टमेंट में हूँ, ट्रॉमा डिपार्टमेंट का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है यहाँ पे, भला मैं क्यों ट्रॉमा डिपार्टमेंट में जाऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा हाल डॉक्टर क्वेन की तरह हो, बेचारे अकेले सारा काम करते करते खुद ही बिस्तर पे पड़ गए। किम कहता है कि देखना कब क्या और कैसे होता है, जल्दी सब समझ आ जाएगा तुझे। दूसरी ओर बेक ट्रॉमा डिपार्टमेंट में एंटर करना चाह रहा होता है, मगर अभी उसके पास इस हॉस्पिटल का आईडी कार्ड तो नहीं है, इसलिए नर्स जेनी उसे अंदर नहीं आने देती। बेक काफी भड़क जाता है कि तभी वहाँ पे येंग आता है, तो वो कहता है कि अरे अरे मैं तो अभी तुम्हें याद ही कर रहा था येंग। ये कहते हुए वो येंग का आईडी कार्ड मशीन के सामने दिखाता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और बेक सीधे
अंदर, और जब वो अपने मरीज को देख रहा होता है तो वहाँ नर्स जेनी आ जाती है और बेक से काफी कुछ पूछने लगती है कि तुम हो कौन, यहाँ क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। जिसपे बेक कहता है कि ये ना अभी मेरी वजह से यहाँ है, समझी। तो जेनी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लेती है। वो बेक के कलाई पे टैटू नोटिस करती है और फिर मरीज के हाथों पे बने टैटू को देखकर सोचती है पक्का ये दोनों एक ही गैंग के मेंबर हैं। इनका आपस में कुछ झमेला हुआ होगा और इस सूट बूट वाले आदमी ने इसकी जान लेने की कोशिश की होगी और इसकी वजह से ही ये मरीज यहाँ पे है। अब वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है कि अगर मैं अब यहाँ नहीं आई होती तो ये ब्लैक सूट वाला आदमी तो इस मरीज को जान से मारने की कोशिश में उसके साथ पक्का फाइट करता और आखिर में लाइटर से पूरे हॉस्पिटल में आग लगा देता। यही सब सोच सोच कर जेनी बेक के साथ फाइट करने लगती है। तो तभी यहाँ पे डॉक्टर यंग आ जाता है इनको रोकने के लिए। फिर वो जेनी का सारा कंफ्यूजन दूर करता है। तब वो माफी मांगती कि सॉरी डॉक्टर बेक, मैंने आपको गैंगस्टर समझ लिया था। बेक कहता है कि मैं और गैंगस्टर, मुझे तो लगता है कि तुम इस हॉस्पिटल की गैंगस्टर हो और आज से तुम्हारा नाम पक्का गैंगस्टर हुआ। इसके बाद बेक और यंग दोनों मरीज से जाकर मिलते हैं। उसे होश आ गया होता है। वो इनका शुक्र अदा करता है कि आपने मेरी जान बचाई। तब यंग बेक को बताता है कि एक इमरजेंसी केस आ गया है। दरअसल एक हाइकर गिर गया है, पेशेंट को अर्जेंट केयर की जरूरत है, उसे बहुत ही गहरी चोट आई है। रेस्क्यू टीम वहां गई है लेकिन उनको लगता है कि वो टाइम रहते सही सलामत मरीज को हॉस्पिटल ला पाएंगे। यहाँ से रेस्क्यू टीम की हेलीकॉप्टर जा रही है। वैसे अब देखते हैं क्या होता है। बेक कहता है क्या होता है, क्या मतलब, हमें उसे किसी भी हाल में बचाना होगा, चलो मेरे साथ इमरजेंसी किट लेकर आओ। फिर ये दोनों हेलीकॉप्टर से उस हिल पे जाते हैं जिसमें यंग की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे ऊंचाइयों से डर लगता है। वो तो बेक के हाथ पर पकड़ लेता है कि आप अकेले ही जाइए, मुझे लेकर मत जाइए, पर वो इसको लेकर जरूर जाता है दोस्तों। अब रेस्क्यू टीम वाले बेक को इतना शांत देखकर पूछते हैं आपको डर नहीं लग रहा? तो बेक जवाब देता है कि इसमें डरने की क्या बात है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ डॉक्टर्स को तो डर लगता है, और वो यंग की ओर इशारा करते हैं। तो बेक देखता है दोस्तों कि यंग तो डर के मारे बिल्कुल कांप रहा है हेलीकॉप्टर के अंदर। फिर जैसे ये लोग हिल्स के नजदीक पहुंचते हैं तो पायलट कहता है कि यहाँ का मौसम अचानक खराब हो गया इसलिए हम और आगे नहीं जा पाएंगे। तो बेक पायलट को उसके सीट से हटाता है और उस तूफानी मौसम में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो लैंडिंग की कोई जगह है ही नहीं। तो रस्सी फेंककर बेक नीचे कूदने को तैयार हो जाता है। बेक को असिस्टेंस की जरूरत होती है इसलिए वो यंग को भी अपने साथ कूदने को कहता है, मगर यंग तो खूब रोता है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरी डर के मारे मौत हो जाएगी, प्लीज डॉक्टर आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो बेक कहता है कि अगर नीचे तुम्हारे परिवार वाले होते तो क्या तुम इस डर की वजह से उनको यूं मरने के लिए छोड़ देते? और बस ये बात यंग के दिल पे लग जाती है और फिर वो बिना अपनी जान की परवाह किए बेक के साथ कूदने को तैयार हो जाता है। उसके बाद बेक यंग को अपने कंधे पे रखकर एक हाथ से उसको पकड़ता है और दूसरे से रस्सी को। इस तरह वो नीचे कूद जाते हैं। यंग तो डर के मारे खूब चीखता चिल्लाता भी है। नीचे सेफली उतरने के बाद मरीज को थोड़ा देखते हैं और पता चलता है कि मरीज तो ब्रेन डेड हो रहा है, इसलिए इसके सर का ऑपरेशन करना होगा, जो कि यहाँ करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो हेलीकॉप्टर वाले से स्ट्रेचर नीचे फेंकने को कहता है और उसी पे मरीज को डालकर हेलीकॉप्टर में वो लेकर जाते हैं। फिर ये दोनों भी हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं और यहाँ पे बेक मरीज का दिमाग खोलना चाह रहा होता है, जबकि इनके पास प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स भी नहीं होते। फिर भी बेक जुगाड़ वगैरह लगाकर उसका दिमाग खोलना चाह रहा है दोस्तों। इसके लिए वो सबसे पहले तो यंग को कहकर मरीज को टकला करवाता है। इस दरमियान रेस्क्यू टीम वाले बेक से पूछते हैं कि आपने कभी किसी मरीज का दिमाग हॉस्पिटल के बाहर खोला है क्या? तो वो कहता है कि ये पूछो कहाँ कहाँ नहीं खोला है, और फिर वो अपना अफगानिस्तान वाला किस्सा सुनाता है। अब दोस्तों एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में वॉर वाली सिचुएशन चल रही है और एक ऑफिसर को सर पे ऐसे बहुत तेज चोट आ जाती है जिससे वो हो जाता है ब्रेन डेड, मतलब हो रहा होता है, पूरा नहीं होता। और तब चलती गाड़ी में जुगाड़ की मदद से बेक ने सारा कुछ किया था। तभी प्रेजेंट में मौसम बिल्कुल सही हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये लोग जल्दी वापस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां ट्रॉमा सेंटर की नर्स जेनी और एक मेडिकल हेल्प स्टाफ खड़ा होता है। वहां वो जेनी से कहता है कि मैंने तो पहली बार इस हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा। जेनी कहती है कि मैं तो यहाँ 5 सालों से हूं ना, तो मैंने कई बार डॉक्टर कौन को देखा था इसी हेलीकॉप्टर से मरीज को मंगवाते हुए, मगर उनमें से 2 मरीज ही बच पाए थे, बाकी तो लेट होने की वजह से हेलीकॉप्टर में ही मर गए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में हेलीपैड नहीं है ना, इसीलिए हेलीकॉप्टर लैंड होने में काफी टाइम ले रहा था। और सच में दोस्तों काफी मुश्किलों के बाद हेलीकॉप्टर लैंड होता है और तब मरीज को स्ट्रेचर पर डाल के जल्दी से ओटी तक ले जाया जाता है और फिर जल्दी से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बुलाने को कहा जाता है, मगर सारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बड़े बिजी होते हैं और एक जो फ्री है ना वो आना नहीं चाहता, क्योंकि सुबह सबके सामने बेक ने उसकी बेइज्जती की थी। वो बस उसी बात का बदला ले रहा होता है। वो तो अपने केबिन में ही बैठा होता है पर फोन पे कहता है कि मैं तो बड़ा बिजी हूँ, और तब बेक जेनी से कहता है कि उस कमीने का तो मैं बाद में देख लूंगा, उसके बाद वो जो दूसरा लड़का आया था ना सुबह उसे बुलाओ। जिसपे जेनी कहती है कि पर सर वो तो स्टूडेंट है और हॉस्पिटल वाले तो बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करने को कहते हैं, हमें उन्हें इस तरह बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर भी बेक उसे फोन लगाता है और सच में पार्क
इस वक्त पढ़ाई कर रहा होता है, इसीलिए वो आने से मना कर देता है। तब जैनी बड़े प्यार से सारी सिचुएशन पार्क को समझाती है और उसे आने के लिए राजी कर लेती है। यहाँ जैनी की कन्विंसिंग पावर से बेक बड़ा इंप्रेस हो जाता है और फिर जल्दी सारा प्रोसेस फॉलो करके बड़े ही आराम से बेक उस मरीज की सर्जरी कर देता है। वो काफी स्मूथली काम करता है, उसका मतलब एक हाथ भी नहीं हिलता, जिससे येंग सच में काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है उससे। सर्जरी के बाद वो बिल्कुल गौर से बेक का चेहरा देख रहा होता है, तो वो कहता है कि इतने गौर से मत देखो, नहीं तो प्यार हो जाएगा तुम्हें। अच्छा सुनो ना, आज हमने 2 सर्जरी साथ में की, सब कुछ सही गया लगभग में, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। अब ये सुनकर येंग घबरा जाता है, कहता है मैं अपने एडवाइजर के बिना ये सब नहीं कर सकता। बेक पूछता है एक बात बताओ, वैसे तुम्हारा एडवाइजर है कौन, बताना जरा, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। तो वो डॉक्टर हैन का नाम बताता है, और डॉक्टर हैन दोस्तों वही है जिसे बेक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो तो डायरेक्टर से बात भी करने गया होता है कि इस बदतमीज डॉक्टर को किसी तरह यहाँ से निकालो। ये डॉक्टर तो वुहान यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, जहाँ सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और हमारा यूनिवर्सिटी तो सिर्फ अपर क्लास बच्चों के लिए है। ये सीरिया की वॉर फील्ड से यहाँ एक आराम की जॉब करने के लिए आया हुआ है। तब डायरेक्टर बताते हैं कि ये बहुत ही चिपकू टाइप का है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे फूटी आंख भी भरा होगा? नहीं, मैं तो एक रेस्टोरेंट में उससे मिला भी हूँ। मैंने ना उससे कहा कि हमारा ट्रॉमा यूनिट उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, इसीलिए हम आपको ज्यादा पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तो उसने पता है क्या जवाब दिया कि मैंने अपनी लाइफ में काफी पैसे कमा लिए हैं अपने स्किल के दम पर अब मुझे कम भी पैसे मिलेंगे तो कोई बात नहीं, अब बताओ मैं क्या करता। लेकिन मिनिस्टर मिया को मैंने प्रॉमिस जो किया था वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। इस तरह से डॉक्टर हैन चिढ़कर वापस अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पे बेक का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो वो मन में सोचता है कि एक ही दिन में इस डॉक्टर ने परेशान करके रख दिया। बगल में ही इसका ऑफिस है और इसे इतनी भी तमीज नहीं कि कम से कम आकर मुझसे मिल ही ले। आखिर मैं हूँ तो एक सीनियर, ऊपर से मेरे दरवाजे को अपने सामान से ब्लॉक करके रखा हुआ है, बताओ। और फिर वो बेक के सारे सामान को यहाँ वहाँ खिसका कर जैसे ही अपने रूम में एंटर करता है तो डर जाता है, क्योंकि अंदर सच में बेक मौजूद है। और जब हैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तो वो कहता है कि सोचा बगल में ही ऑफिस है तो अपने सीनियर डॉक्टर से मिल लूं, आइए बैठिए ना। इससे हैन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि हाँ मेरा ही ऑफिस है, अब तुम मुझे मत बताओ कि बैठना है कि क्या करना है। फिर हैन बैठता है और बेक अपनी बातें उसके सामने रखता है कि मुझे आपका स्टूडेंट चाहिए। तो डॉक्टर हैन भड़क जाता है कि नहीं, वो मेरा सबसे होनहार स्टूडेंट है। और दोस्तों यहाँ से फिर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि येंग ने अपने टाइम में टॉप किया था, इसलिए डॉक्टर हैन को येंग से बड़ी उम्मीदें थी कि कल जाकर जब वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा तो सभी मेरा नाम करेंगे कि ये बच्चा इस डॉक्टर की छत्र छाया में पढ़ा पला बड़ा। लेकिन अब हैन को लगता है कि बेक के आने से ये सब कुछ मुझसे छीन जाएगा, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और जब हैन नहीं मानता, मतलब उस बच्चे को भेजने के लिए, तो बेक कहता है कि ठीक है, आज शाम 4 बजे हम यहीं आपके ऑफिस में मिलते हैं और साथ में बैठकर अपना अपना पॉइंट येंग को बताएंगे। फिर फैसला लेने का हक येंग पे ही छोड़ देंगे कि वो किस डिपार्टमेंट में रहना चाहता है। अब बेक के सामने तो हैन हामी भर देता है दोस्तों, मगर अंदर से उसे बेक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर 3:30 बजे हम देखते हैं कि डॉक्टर हैन ने येंग को अपने ऑफिस में बुलाया होता है और उसका माइंड वॉश करने की वो कोशिश करता है। वो अपने पास्ट की यादें तरोताजा करता है चाय पीते हुए, और जब वो येंग को चाय देता है ना तो अपने फेवरेट एंटीक कप में देता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि ऐसा करो। तभी वहाँ पे बेक आ जाता है और डॉक्टर हैन पे गुस्सा करता है कि जब हमने फैसला किया था कि 4 बजे हम सभी मिलकर एक साथ बात करेंगे तो आपने मेरे बिना ही मीटिंग शुरू कैसे कर दी। और तब येंग दोस्तों दोनों को शांत करवाता है और फिर दोनों अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। जहाँ एक और डॉक्टर हैन अपनी ढेर सारी डिग्रीज के बारे में बताता है, वहीं बेक ने अभी तक कितने सारे लोगों की जान बचाई उसके बारे में वो बताता है। पर अब येंग को कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से डॉक्टर हैन येंग को ये कहकर डराता है कि देखो ट्रॉमा डिपार्टमेंट में डॉक्टर नहीं है तो सारा काम तुमसे ही करवाएगा ये बेक। काफी देर तक जब येंग कोई फैसला नहीं ले पाता तो बेक खुद ही कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं येंग, तुम डॉक्टर हैन की टीम में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मुझे अपनी टीम में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए जिसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी ना हो। अगर तुम कोई फैसला लेने में इतनी देर करोगे तो किसी की जान कैसे बचा पाओगे। कहकर बेक अपने ऑफिस में चला जाता है और हैन बड़ा खुश होता है कि चलो मेरा फेवरेट स्टूडेंट मेरे पास ही रह गया। मगर तभी येंग बेक के ऑफिस में जाता है और अपने मन की बात बताता है कि सर, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे होनहार डॉक्टर के छत्र छाया में मैं ट्रेन हूँ, मगर मुझे डर लग रहा है कि मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा जो आप करते हो। हेलीकॉप्टर से मरीज लाना, जंप करना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है और न ही मैं डॉक्टर कोवन की तरह बीमार होना चाहता हूँ। तभी दोस्तों गुस्से में डॉक्टर हैन सारे स्टूडेंट्स को एक ईमेल भेज देता है कि अब से ट्रॉमा सेंटर की सारी जिम्मेदारी येंग की होगी, जिससे अब येंग काफी डर जाता है। पर बेक उसको समझाता है कि देखो बिना मेरे ऑर्डर के तुम्हें कोई काम अकेले नहीं करना है। तब येंग पूछता है कि मुझे एक बात पूछनी थी, आपने इतने लोगों में से मुझे क्यों चुना। तो बेक मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि मेरे प्यारे मोहन, तुम भागते बहुत अच्छा हो। मैंने आज सुबह से तुम्हें जितने भी बार देखा है ना, मरीज की जान बचाने के लिए भाग कर ही जा रहे थे, जबकि बाकी के डॉक्टर बिल्कुल आराम से टहलते टहलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मरीज बचे या ना बचे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
पर तुम अलग हो। ये जानकर यंग कहता है कि सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके फैसले पे पछतावा ना हो। और जैसे यंग के ट्रॉमा सेंटर में ज्वाइन की खबर नर्सेस को पता चलती है तो वो काफी खुश होती हैं, क्योंकि वहाँ की नर्सेस को यंग पे क्रश होता है। रात में दोस्तों जब यंग अपने कमरे में सोने के लिए जाता है ना, तो उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, पूरी तरह से थक चुका होता है, इसीलिए वो खराटे मार के सोता है, जिससे बेक को बड़ी दिक्कत होती है। अब इनका रूम भी सेम हो चुका है। आधी रात में इनको कॉल करके फिर से उठाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आए होते हैं, इसीलिए आधी रात में ही ये दोनों मरीजों की जान बचाने के लिए भागना शुरू करते हैं। फिर वो गैंगस्टर बताती है कि एक कचरे के ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी है, शायद ड्राइवर थका हुआ था। ये एक्सीडेंट टनल के अंदर हुआ, सड़क गीली थी, ट्रक रुक नहीं पाया, इसलिए ड्राइवर और पैसेंजर्स को काफी चोटें लगी है। एम्बुलेंस बस उन्हें लेकर पहुंचती होगी। एक के बाद एक लगातार 3 मरीज बिल्कुल सीरियस सिचुएशन में हॉस्पिटल पहुंचाए जाते हैं। एक तो बेक हैंडल कर रहा होता है, वहीं दूसरे को अपना किंग, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मिस्टर होंग से कहता है कि जल्दी से एनेस्थीसिया दीजिए। वो कहता है कि जब तक वाइटल्स चेक नहीं हो जाते मैं एनेस्थीसिया नहीं दे सकता। इस पे बीच में गैंगस्टर बोलती है कि डॉक्टर होंग, आपको पेशेंट की हालात नजर आ रहे हैं ना, अभी तक 12 बोतल खून चढ़ चुका है, मरीज को अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस पे डॉक्टर होंग भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह बात करने की। तभी वहाँ पे बेक आ जाता है दोस्तों, और मिस्टर होंग को झाड़ते हुए कहता है कि बहस करने से बेहतर होगा तुम अपना काम करो। इसके बाद वो गैंगस्टर से भी कहता है कि तुम्हें किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं देख लूंगा। दूसरी ओर हॉस्पिटल के डायरेक्टर एनेस्थीसियोलॉजी स्टूडेंट पार्क से अकेले में बात करता है और उसकी राय जानना चाहता है मिस्टर बेक के बारे में। तो पार्क बेक की तारीफ ही करता है कि वो सारी सर्जरीज काफी कम वक्त में कर लेते हैं। तो डायरेक्टर कहता है कि अक्सर कोई विद्वान ही किसी संस्थान की बदनामी का कारण बनता है, वो भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बेक पे नजर रखो, और अगर वो कोई ऐसा वैसा काम करे तो फौरन आकर मुझे बताओ। अगर तुम मेरी मदद करोगे ना तो तुम्हारा फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि मरीज के पेट से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है, और डॉक्टर्स आखिर पता नहीं लगा पाते गिर कहाँ से रहा है। मगर बेक समझ आता है कितना खून गिर रहा है, मतलब जरूर आर्टरी टूटी होगी। वो उंगली डालकर टूटी हुई आर्टरी को पकड़ लेता है और जल्दी उसको सीलने लगता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। मगर लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। मरीज के लीवर को देखकर बेक कहता है कि हे भगवान, इसे तो लीवर सिरोसिस हो गया है, यानी इसका लीवर काम नहीं करेगा। तभी नर्स जेनी बीच में बोल पड़ती कि जब मैं आज आ रही थी ना हॉस्पिटल, तो मैं ऑर्गन डोनर कोऑर्डिनेटर से टकरा गई और उसके हाथ से ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर कंसेंट फॉर्म गिर गया था। उनका यहाँ होना इस बात का संकेत है कि किसी रजिस्टर्ड डोनर का ब्रेन डेड हो गया है। और ये सुनते ही बेक कहता है अच्छा, फिर इंतजार किस बात का, लगाओ कोऑर्डिनेटर को फोन। फिर वो कोऑर्डिनेटर से बात करता है कि जिस रजिस्टर्ड डोनर के लिए आप यहाँ पे आए थे उनका ऑर्गन निकाला गया है। उनका ऑर्गन निकल गया क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, उनकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हमें आखिरी बार उसके कंसेंट की जरूरत होगी। जिस पे बेक कहता है कि आप उनके घर की डिटेल्स दीजिए, हम कंसेंट ले लेंगे। और कोऑर्डिनेटर कहता है कि नहीं, ये इलीगल है। तो बेक उसको झाड़ता है कि लीगल छोड़ो, अभी हमको एक लाइफ बचाने की जरूरत है। और तब जेनी कहती है कि बहसबाजी में पढ़ने से पहले हमें इनका ब्लड ग्रुप चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद कोऑर्डिनेटर डोनर की फैमिली डिटेल्स भी शेयर कर देता है। डोनर के बेटे का नाम था योंग और बेटी का ली, और इन सब का ब्लड ग्रुप भी सेम होता है। तभी जेनी बताती है कि हमारे मरीज का नाम भी तो योंग ही है। फिर वो तुरंत बाकी की डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है कि ली भी यहीं एडमिट हो रखा है, यानी दोनों भाई बहन कार से अपने ब्रेन डेड पिता को देखने के लिए हॉस्पिटल आ रहे थे। तभी उनका एक्सीडेंट हो गया ट्रक से, यानी अब इनको ही अपने डैड के ऑर्गन चाहिए जिंदा बचने के लिए। मगर कोऑर्डिनेटर का कहना होता है कि नहीं, हम बिना फैमिली के कंसेंट के ऑर्गन नहीं निकाल सकते। वहीं बेक कहता है कि जब फैमिली में कोई जिंदा ही नहीं बचा तो कंसेंट किसका लेना है। कोऑर्डिनेटर को वो खूब झाड़ता है और फिर कहता है कि देखो, ट्रांसप्लांट तो मैं कर के ही रहूंगा, इसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। इसके बाद बेक और उसकी टीम मिलकर तुरंत ही योंग का लीवर ट्रांसप्लांट करने में जुट जाते हैं। फिर जैसे ये काम कंप्लीट होता है, बेक भागता है ली के पास। ली को इस वक्त डॉक्टर जंग हैंडल कर रहा होता है, इसलिए यंग कहता है कि बेक सर, आप अभी ओटी में नहीं जा सकते, डॉक्टर जंग भी आपकी ही तरह है। तो बेक कहता है वो भी मेरी तरह जीनियस है। तो यंग कहता है नहीं नहीं, वो आपकी तरह गुस्सैल है, हर बात पर डांट देते हैं। पर बेक इस बात की परवाह नहीं करता और घुस जाता है ओटी में। शुरू में तो वो ली की डिटेल्स को देखता है, और तब डॉक्टर जंग कहता है कि मैंने डॉक्टर हैन से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब बेक को लगता है दोस्तों कुछ अच्छा ही सुना होगा, मगर वो तो बेक पे काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने डॉक्टर हैन के फेवरेट स्टूडेंट को छीन लिया, यानी यंग को। अब डॉक्टर जंग को ली का केस बड़ा हार्ड लग रहा होता है, जिसपे बेक कह देता है कि करने वाले पे डिपेंड करता है कि कोई काम हार्ड है या फिर इजी। मेरे लिए तो बहुत ही इजी काम है। ये बात डॉक्टर जंग को हर्ट कर जाती है और बेक को वो मार भगाना चाहता है वहां से। मगर यंग कहता है अगर आपने एक और बार वायलेंस किया तो इस बार बोर्ड मेंबर्स आपको निकाल देंगे, इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रखिए। वहीं दोस्तों बेक ली की सारी डिटेल्स चेक करने लग जाता है और कहता है मुझे शक था इसकी किडनी सही से काम नहीं कर रही। जब ली को यहाँ पे लाया गया था ना, तो मैंने एक नजर इसको देखा था, इसलिए मैंने इसके डैड के बॉडी से लीवर के साथ साथ किडनी भी निकाल दी, क्योंकि मुझे लगा था कि इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद बेक यंग से कहता है कि मरीज की हालत काफी खराब है,
इसलिए हम आराम से ट्रांसप्लांट करेंगे। इस ट्रांसप्लांट में हमें 30 मिनट लगेंगे। तो डॉक्टर जंग तुरंत करता है कि 30 मिनट में किडनी ट्रांसप्लांट, तुम भी अच्छा फेंक देते हो बेक। पर बेक उससे बहस करने के बजाय अपने काम को शुरू कर देता है। और जब तक डॉक्टर जंग ली के दूसरे डैमेज पार्ट पे काम कर रहा होता है, तब तक बेक येंग के साथ मिलकर ली का किडनी ट्रांसप्लांट कर देता है। और इस काम में सिर्फ 24 मिनट ही लगते हैं। जंग तो हैरान कि इसके हाथों में जादू है क्या कोई। वहीं बेक यंग को लेकर जाता है ली के पिता के पास, जिनकी अब पूरी तरह से मौत हो चुकी है। बेक 2 मिनट का मौन रखता है उनके सेक्रीफाइस के लिए। फिर ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं आराम से। फिर सुबह सवेरे बेक अपने येंग को जगा देता है। अब येंग को लगता है कि अभी तो मैं सोया ही था और अभी बेक ने मुझे जगा दिया। वो जल्दबाजी में उठता है, जिससे वो सीलिंग से टकरा जाता है और उसे चोट आ जाती है। दरअसल येंग 2nd फ्लोर वाले बेड पे सोता है, इसलिए उसके सर पे चोट लग जाती है। फिर ये लोग जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ बेक को अपना फ्रेंड किम मिल जाता है। उसके सामने येंग अपना दुखड़ा रोता है, कहता है 1 महीने पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए। जब देखो तो बेक 2 ही चीज करता है, एक तो येंग इधर आओ, ये करो वो करो, और दूसरा की आसान है, हर काम आसान है। देखो मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, बेक के लिए हर चीज सच में आसान है, मैं ही निकम्मा हूँ। दूसरी ओर दोस्तों, एक मरीज जिसका इन्होंने इलाज किया था वो सही हो जाता है। वो बेक से मिलकर उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद बेक उसके साथ फोटो क्लिक करवाकर उस फोटो को फ्रेम के साथ रख लेता है। मतलब ये उसका काम है, जिसको भी वो बचाता है उनका एक फ्रेम बनाकर रख लेता है। फिर वो सेम चीज इसी मरीज के साथ भी करता है, जिसके पेट में आधी टूटी हुई चाकू घुसी थी, क्योंकि उसे भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर हैन बेक को बुलाकर अपने साथ लेकर जाते हैं, पर उसके जाते जाते सभी लोग चले जाते हैं। दरअसल एक बजट मीटिंग बुलाई गई होती है, जिसमें बेक के लेट पहुंचने की वजह से मीटिंग कैंसिल करनी पड़ जाती है। अब डायरेक्टर के असिस्टेंट डॉक्टर कॉन्ग बेक को काफी सुनाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें कितने ईमेल्स भेजे थे और तुम हो कि आए ही नहीं। तो बेक कहता है कि हाँ मैंने एक मेल पढ़ा था, मगर मैं बिजी रहने की वजह से भूल गया, और वैसे भी मरीजों की जान बचाना इंपॉर्टेंट है, ये फालतू की मीटिंग अटेंड करना नहीं। तो डॉक्टर बताता है कि तुमने सिर्फ ट्रॉमा सेंटर में 300 मिलियन वॉन खर्च कर दिए हैं। बेक कहता है तो क्या हो गया, वैसे भी हेल्थ मिनिस्टर से तो आप लोगों को 10 बिलियन वॉन की फंडिंग मिली गई है ना। तो कॉन्ग कहता है कि अब पूरी फंडिंग हम तुम्हें खर्च करने दे दें, फिर हम मेडिकल फैसिलिटी और इक्विपमेंट यहाँ कैसे खर्च करेंगे। बेक कहता है कि देखिए, अगर आप हमारे हिस्से के बजट का भी इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए करेंगे तो ये हमारे ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए सही नहीं होगा। और सुनो, मुझे दोबारा ऐसी चिंदी चीजों के लिए परेशान मत करना, मैं ट्रॉमा सेंटर का डॉक्टर हूँ और मेरे पास फिजूल का टाइम नहीं होता। कहकर बेक चला जाता है। तो डॉक्टर कॉन्ग दोस्तों डॉक्टर हैन से कहता है कि इसको कुछ करना पड़ेगा, इसकी दुखती रग पकड़ लो और मेरे पास लाओ। ये बहुत हीरो बनता है ना, इसकी हीरोगिरी उतारनी पड़ेगी। जिसके बाद डॉक्टर हैन डॉक्टर युंग को फोन लगाता है, जो कि डॉक्टर्स फॉर इंटरनेशनल पीस के लिए काम करती है। इधर बेक और यंग मिलकर सारे पेशेंट्स को एक बार चेक कर लेते हैं। आज नर्स जेनी छुट्टी पे होती है और अभी कोई नया मरीज नहीं होता, इसलिए बेक बाहर डिनर पे चलने को कह देता है। तो यंग कॉल करके जेनी से कहता है बेक ने कहा है थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आना। तो ये बात वो अपने ईगो पे ले लेती है कि उन्हें क्या लगता है कि मैं सुंदर नहीं दिखती। फिर जब दोस्तों वो रेस्टोरेंट पहुंचती है तो देखती है कि बेक और यंग तो काफी हैंडसम लग रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से बन ठन कर आए होते हैं, और सोचती कि मैं तो झल्ली की झल्ली रह गई। इस बात में ये दोनों मिलकर गैंगस्टर का मजाक भी उड़ाते हैं। फिर बेक ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देता है और थोड़ी लाइट हार्टेड बातें भी करता है, एंजॉय कर रहा होता है। तभी आता है यंग को एक कॉल कि ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसके बारे में जानते ही पता है बेक एक आदमी का स्कूटर चुरा लेता है, क्योंकि टैक्सी से जाने में टाइम लग जाएगा। लेकिन जब तक ये दोनों घटना स्थल पर पहुंचते सारे मरीजों को ऑलरेडी हॉस्पिटल ले जाया जा चुका होता है, इसलिए ये फिर से फौरन हॉस्पिटल जाते हैं, जहां इनको पता चलता है कि सीपीआर शुरू किए हुए 34 मिनट हो चुके हैं, मगर ये पेशेंट तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ये देखकर बेक सुन पड़ जाता है और मशीन को ऑफ करते हुए कहता है कि अब कोई फायदा नहीं हो सकता इसका, बॉडी को ले जाओ और इनके रिश्तेदारों को बुलाओ। अब यंग समझ जाता है कि इस मरीज की जान ना बचा पाने से बेक सदमे में है और वो खुद को इसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। बेक कहता है कि काश मैं थोड़ी जल्दी पहुंच जाता तो ये आदमी बच जाता। अभी दोस्तों ये लोग एक मरीज की मौत का शोक मना ही रहे होते हैं कि तभी दूसरा मरीज आ जाता है और इन्हें भागकर उसकी जान बचाने के लिए जाना पड़ता है। साल के 365 दिन के 24 घंटे डॉक्टर को बस भागना ही पड़ जाता है। अगर वो एक भी पल रुकेगा ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी मरीज का दिल धड़कन सब रुक गई, इसलिए भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि एक मरीज के मरते ही दूसरा मरीज आया और फिर दूसरे मरीज का इलाज करते करते बेक और यंग थक कर चकनाचूर हो गए। वो थोड़ी देर बस रिलैक्स करना चाहते थे, मगर फिर तीसरा पेशेंट भी आ जाता है, जिसे बचाने के लिए ये लोग फिर से भागना शुरू करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज का ये पार्ट होता है यहाँ पे खत्म। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर बेक और यंग को एक मरीज की मौत का मातम मनाने तक का मौका नहीं मिला और दूसरे पेशेंट्स आने लग गए थे। अब आगे हम देखते हैं कि सारा ऑपरेशन निपटाकर यंग और बेक काफी गंदे हो जाते हैं, इनके कपड़ों पे काफी सारा खून वगैरह लगा होता है, इसीलिए नहाने के लिए जाते हैं। बेक नहाकर जल्दी निकल आता है तो देखता है कि यंग के फोन पे जिमी नाम की किसी लड़की का फोन आ रहा है। तो बेक सोचता है कि अच्छा तो इसके पास डेट करने का भी टाइम है, यानी मैं इससे अच्छे से काम नहीं करवा रहा।
और दोस्तों यंग डेट पे ना भाग जाए इसलिए बेक यंग को बताता ही नहीं है कि जिमी का कॉल आ रहा था। फिर ये दोनों फ्रेश होकर वापस से हॉस्पिटल आ जाते हैं। इन्होंने पूरी रात काम किया था, सोने का वक्त नहीं था इनके पास, फिर भी ये वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहां बेक को बार बार एक स्टाफ रोक देता है, ये कहते हुए कि जिनका नाम लिया जा रहा है उन्हें पहले एंटर करना होगा। तो 2-4 लोगों का नाम लिया जाता है, जिसमें डॉक्टर डोंग और डॉक्टर हैन वगैरह भी होते हैं, यानी हॉस्पिटल के खास लोग। और इसके बाद बाकी डिपार्टमेंट के हेड्स को ऐसे ही गाय बकरी की तरह अंदर भेज दिया जाता है। फिर सबसे लास्ट में डायरेक्टर सर की एंट्री होती है। वो एक पीपीटी की मदद से सभी को बताते हैं कि इस मंथ में आप लोगों ने कैसा काम किया, आपकी वजह से हमने कितना लॉस या प्रॉफिट किया। तो सारे लोगों ने लगभग ठीक तरह से परफॉर्म किया होता है दोस्तों, मगर बेक ने अपने ट्रॉमा सेंटर से 412.12 मिलियन वॉन का घाटा करवाया होता है, जिसके लिए डायरेक्टर बेक की क्लास लेते हैं। मगर बेक साफ साफ कह देता है कि मुझे सिर्फ मरीजों की जान प्यारी है, उसमें कितना खर्च आया, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। और हमारे ट्रॉमा सेंटर को हेल्थ मिनिस्टर ने 10 बिलियन वॉन का फंड दिया था, उसके हिसाब से तो मैंने 0.1% भी सही से यूज नहीं किया। डायरेक्टर कहता है कि पर हमें तो इन सब बातों से मतलब है ना, अब जो बची हुई 9 बिलियन की फंडिंग है उसका इस्तेमाल इक्विपमेंट्स खरीदने में ही होगा। तो बेक हंसकर डायरेक्टर की बेइज्जती करता है, जिससे डॉक्टर हैन ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, हमारे डायरेक्टर तुम्हारे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं और तुम हो कि उनकी बेइज्जती करे जा रहे हो, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसी बात को लेकर फिर बेक और डॉक्टर हैन के आपस में झगड़ा हो जाता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में दोस्तों एक एक्सीडेंट केस आता है, तो येंग बेक को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझता। उसे लगता है कि पहले मैं मरीज के वाइटल्स चेक कर लेता हूँ, बाद में बेक को इन्फॉर्म करूंगा ताकि वो मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो। पर जैसे येंग मरीज के वाइटल्स को चेक करने जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों, क्योंकि ये मरीज कोई और नहीं बल्कि जिमी होती है। और जिमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हैन की बेटी थी, जो कि अपने फादर को तो नहीं बल्कि येंग को अपना इंस्पिरेशन मानती थी। दरअसल वो येंग को चाहती भी थी और ये बात येंग भी समझता था। और आज सुबह उसका फोन भी आ रहा था, पर उस समय येंग तो नहा रहा था, जबकि बेक ने देख लिया था कि जिमी का कॉल आ रहा था उस समय, आपको याद होगा सुबह के बाद। लेकिन अब उसे मौत के मुंह में देखकर येंग की हालत खराब हो जाती है, तो वो तुरंत ही बेक को कॉल करवाता है नर्स से कहकर। और इसी वक्त दोस्तों डॉक्टर हैन बेक का पर्दाफाश करने वाला होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर युंग से बेक के बारे में जो कुछ भी पता चला होता है वो सब कुछ आज बताने वाला होता है सभी के सामने। मगर तभी बेक का फोन बज उठता है और वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है। इसी वक्त डॉक्टर हैन को भी कॉल आता है हॉस्पिटल की तरफ से और उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। सुनकर तो डॉक्टर हैन बिल्कुल सुन, फिर वो भागते हुए जाता है डॉक्टर बेक के पास और उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है कि प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लो, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और हमारी दुश्मनी को इस बीच मत आने देना, तुम पहले एक डॉक्टर हो और अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाओ। तो बेक बस इतना ही कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को ही बचाने जा रहा हूँ, पर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम मेरा रास्ता छोड़ोगे। इसके बाद बेक पहुंच जाता है जिमी के पास और देखता है कि येंग तो रोते हुए जिमी का हार्ट पंप करने की कोशिश कर रहा है। बेक फिर उसे हैंडल करने के लिए अपना हाथ वगैरह वॉश करने लग जाता है और मेडिकल स्टाफ से कहता है कि डॉक्टर हैन को अंदर मत आने देना, जिससे डॉक्टर हैन और बौखला जाता है। वो कहता है कि अंदर मेरी बेटी है, मुझे जाने दो। तो दोस्तों नर्स जेनी उसको समझाती है कि देखिए आपकी बेटी का इलाज चल रहा है, ओटी में इमोशंस की कोई जगह नहीं है, आपको पता है। ये बात बेक येंग से भी कहता है दोस्तों कि अगर तुम मरीज को पहले से जानते हो और इसे लेकर इमोशनल हो तो तुरंत ही ओटी से बाहर चले जाओ। मगर येंग खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता है और चुपचाप से बेक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो। कुछ देर के बाद ओटी से एक नर्स बाहर आ जाती, जो कि नर्स जेनी को बताती है कि सुनो हमें ईसीजी की तैयारी करनी होगी। तो डॉक्टर हैन को ये बात समझने में देरी नहीं लगती कि यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट की सख्त जरूरत है। वो तुरंत ही इस हॉस्पिटल के बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट को फोन घुमाता है। उसी वक्त बेक डॉक्टर हैन को बताता है कि मरीज का हार्ट रैप्चर है, हमें इसी वक्त उसकी सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर हैन कहता है कि नहीं नहीं, ये एक ट्रॉमा सर्जन का काम नहीं होता है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट को बुला रहा हूँ, तुम रहने दो, वो मेरी बेटी है और मैं तुम्हें उसकी सर्जरी करने की इजाजत नहीं दूंगा। जिसपे बेक कहता है कि आप भी भावनाओं में बह रहे हैं, हमें बिना वक्त गंवाए सर्जरी करनी होगी वरना जिमी की जान कोई नहीं बचा पाएगा। और आप मुझे प्रोटोकॉल मत सिखाइए, आप इस वक्त डॉक्टर नहीं बल्कि एक बाप हैं जो कि दिमाग से सोचने के बजाय दिल से सोच रहे हो। ऐसी सिचुएशन में जब परिवार वाले मेंटली स्टेबल ना हो तो डॉक्टर के कंसेंट से सर्जरी की जा सकती है। तो डॉक्टर येंग क्या आप अपना कंसेंट देंगे? तो येंग कहता है कि हाँ, जिसके बाद बेक और येंग अपनी टीम के साथ मिलकर सर्जरी करने लग जाता है। कुछ देर के बाद दोस्तों वहाँ पे डॉक्टर हैन का वो कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड आ जाता है और ये दोनों मिलकर जबरदस्ती ओटी में घुस जाते हैं। डॉक्टर हैन तो रोए जा रहा होता है, जिससे बेक का माइंड भी डाइवर्ट हो रहा होता है दोस्तों, इसीलिए वो मेडिकल स्टाफ से तुरंत ही उसे बाहर निकलवा देता है। और फिर बेक कहता है कि हार्ट रैप्चर की वजह से बहुत खून बह रहा है, तुरंत ही सर्जिकल ग्लव्स दो। फिर वो सर्जिकल ग्लव्स को कट करके हार्ट पे चिप्पी की तरह लगा देता है और फिर उस जगह को सील देता है येंग के साथ मिलकर। इसके बाद ब्लड आना बंद हो जाता है, पर ऐसा होते हुए येंग ने पहली बार देखा था कि ऐसा भी होता है, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि इन तरीकों के बारे में तो हमने कभी सीखा ही नहीं
और ना ही हमें कभी बताया गया। माना कि सर्जिकल ग्लव्स स्टरलाइज्ड होते हैं, पर क्या हम उसको ऐसे हार्ट में छोड़ सकते हैं? तो बेक कहता है कि नहीं रे, इससे हमें 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। हमें तुरंत ही रीइंफोर्समेंट की तैयारी करनी होगी। फिर ये लोग अपना सारा प्रोसेस पूरा करके ओटी से बाहर निकलते हैं, जहाँ डॉक्टर हैन बेसब्री से इंतजार में होता है। उसे बेक बताता है कि अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है, होश आने में कुछ घंटे लग सकते हैं। जिसके बाद तो डॉक्टर हैन रो रो कर बेक का शुक्र अदा करता है। जिसपे बेक सवाल करता है कि बताइए, तो क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि ट्रॉमा सेंटर की वजह से हॉस्पिटल का बजट बढ़ता है, हम लॉस में जाते हैं, यही कहोगे आप? अगर आज हमारा ट्रॉमा सेंटर नहीं होता तो आपकी बेटी की जान तो नहीं बच पाती। इससे दोस्तों डॉक्टर हैन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, साथ ही उसे ट्रॉमा सेंटर और बेक की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है। जब फिर जिमी को होश आता है तो डॉक्टर हैन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बेक को थैंक यू कहते हुए कहता है, पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। तो बेक कहता है, खैर एहसान चुकाने के तो कई सारे रास्ते हैं, आइए बैठकर चाय पीते हुए डिस्कस करते हैं। इसके बाद दोस्तों बेक जानने की कोशिश करता है कि मीटिंग के दौरान तुम मेरा जो पर्दाफाश करने की बात कर रहे थे तो आखिर क्या था वो। जिसपे दोस्तों एक फ्लैशबैक आता है डॉक्टर हैन को और हम देखते हैं कि डॉक्टर हैन डॉक्टर युंग से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और वो यहाँ पे उससे पूछने की कोशिश करता है कि आप तो बेक के साथ डॉक्टर फॉर इंटरनेशनल पीस में काम करती थी ना, तो क्या आप बेक की कोई बुरी चीज बता सकती हो? जिस पे डॉक्टर युंग कहती है कि ज्यादा किसी में वो घुलता मिलता नहीं था, इसीलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि लास्ट ईयर उसे अफगानिस्तान के किसी बहुत बड़े प्राइवेट आर्मी ने हायर कर लिया था, जिसका नाम था ब्लैक विंग्स, जिन्होंने बेक को अंधा पैसा दिया। वहाँ बेक ने कई सारी जानें बचाई भी और ली भी। दरअसल वहाँ बेक को ट्रेनिंग भी मिली थी आर्मी की, इसीलिए वो वॉर जोन में उनके साथ जाता था, अपने साइड वाले लोगों को बचाता था और अपने साइड वाले लोगों को बचाने के चक्कर में कई बार उनके दुश्मनों को मार भी गिराता था। दोस्तों अब प्रेजेंट में डॉक्टर हैन बेक से कहता है कि पर मेरा यकीन करो, मैंने अभी तक तुम्हारा ये राज किसी को नहीं बताया और ना ही बताऊंगा, और सच कहूं तो मुझे डॉक्टर युंग की बातों पे यकीन भी नहीं हुआ। भला तुम जैसा अच्छा डॉक्टर सिर्फ पैसों के लिए किसी की जान थोड़ी ले सकता है? बेक कहता है कि क्यों नहीं ले सकता, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। और यहाँ डॉक्टर हैन काफी डर जाता है। इधर दोस्तों हम उस लड़के को देखते हैं जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था पहले। अपने पिता की किडनी लगाए जाने से उसकी रिकवरी काफी जल्दी हो गई थी और उसे सारी सच्चाई बता दी जाती है। अब उसकी बहन ली को होश आ जाता है, इसीलिए वो उससे मिलने जाता है। ये चीजें येंग और नर्स जेनी बाहर से देखकर बड़े इमोशनल हो रहे होते हैं, वो बच्चों की तरह रोए जाते हैं। तभी इनको बेक नोटिस करता है और कहता है कि दोनों भाई बहन तो बच गए, फिर तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तुम्हें देखकर उनका बीपी बिगड़ जाएगा, पेशेंट के नजदीक मत रहो। जिसपे जेनी कहती है कि आप में कोई इमोशन क्यों नहीं है? वो कुछ नहीं कहता दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद बेक को तैयार होते हुए देखते हैं। दरअसल आज बेक का इंटरव्यू होता है मीडिया में, इसलिए बहुत सारे रिपोर्टर्स हॉस्पिटल के बाहर बेक का इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं। दरअसल ये बेक की दोस्तों एक चाल है, वो अपने साथ येंग को भी लेके जाता है और उन भाई बहन की स्टोरी मीडिया को बताता है, जिससे मीडिया वालों को भी ये स्टोरी काफी इमोशनल लग जाती है। तभी बेक को आता है कॉल, वो फोन उठाता है मगर मीडिया वाले काफी हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और बेक के बार बार प्यार से भी शांत रहने पर भी वो शांत नहीं होते और तब बेक गुस्से में उन पे चिल्ला देता है कि चुप हो जाओ, जिससे सारा मामला ही उलट पलट हो जाता है। दोस्तों बेक गया तो था अपनी पब्लिसिटी करवाने के लिए, ताकि वो मीडिया में अपनी अच्छी इमेज बनवा पाए, जिससे आगे चलकर उसे फायदा हो। मगर उसने जिस तरह से मीडिया पे चिल्लाया, उस वीडियो क्लिप का मीम बन जाता है। सोशल मीडिया पे लोग बेक का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिससे डॉक्टर डोंग तो बड़ा खुश होता है, मगर डायरेक्टर की मिक्स्ड फीलिंग्स होती है। वो कहता है कि यहाँ सिर्फ बेक की बेइज्जती नहीं हुई है, बल्कि हमारे हॉस्पिटल का नाम भी उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारी हॉस्पिटल का भी मजाक बना हुआ है। और फिर वो डॉक्टर डोंग को कहता है कि वैसे तुम कर क्या रहे हो, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो बेक को यहाँ से भगाने के लिए। और इधर सर्जिकल ग्लव्स की मदद से सर्जरी करने के बाद में दोस्तों येंग इंटरनेट पे पढ़ रहा होता है, जहाँ से उसे ब्लैक विंग के बारे में पता चलता है। एक डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहा होता है और उसके हाथ पे सेम टैटू बना हुआ है उस फोटो में, जैसा टैटू दोस्तों बेक के हाथों पे है। येंग समझ जाता है कि बेक पहले ब्लैक विंग का पार्ट रह चुका है। फिर वो ब्लैक विंग के बारे में और डिटेल में पढ़ता है और पता चलता है कि ये तो काफी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। तभी बेक येंग को कॉल करके पूछता है कि अब तुम्हारा ऊंचाई से डर खत्म हुआ या नहीं हुआ तो चलो एक बार फिर से हेलीकॉप्टर से मरीज को लेने चलते हैं। अब मरीज को लाकर ये लोग जब उसका इलाज कर लेते हैं, इसके बाद कोड ब्लैक का अनाउंसमेंट किया जाता है, यानी कोई बड़ा हादसा हुआ है। जल्द ही नर्स कॉल करके बेक को इन्फॉर्म कर देती है कि सोहो ब्रिज पे 5 गाड़ियां धुंध की वजह से आपस में टकरा गई हैं। कुछ गाड़ियां ब्रिज से नीचे गिर गई हैं। बहुत सारे लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। कई लोगों की मौके पे मौत भी हो गई है। अब ये जानने के बाद बेक फिर से हेलीकॉप्टर लेकर सोहो ब्रिज तक जाने का फैसला करता है कि सारे पेशेंट्स को ऑलरेडी हॉस्पिटल तक लाया जा चुका होता है, मगर ये ज्यादा सीरियस मरीज नहीं होते। तो बेक अपने गैंगस्टर नर्स से कहता है कि बाकी डिपार्टमेंट के डॉक्टर को बुला लो, वो कर लेंगे इनका इलाज, और मैं और येंग जाकर सीरियस पेशेंट्स को लेकर आते हैं हेलीकॉप्टर से। अब वहां जाने के बाद बेक जो मंजर देखता है उससे वो काफी परेशान हो जाता है। चारों ओर बहुत सारी लाशें और अधमरे लोग होते हैं। बाकी वहां मौजूद रेस्क्यू टीम से
सबसे पहले वो ये कहता है कि देखो, मरे हुए लोगों और अधमरे लोगों को अलग अलग साइड में रखो, ताकि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पहले हॉस्पिटल लेकर जा सकें जिन्हें बचाया जा सकता है। इनमें बड़े, बूढ़े और बच्चे सभी शामिल होते हैं। ये बहुत ही बड़ा हादसा होता है दोस्तों। बात हेल्थ मिनिस्टर तक पहुंच जाती है। इधर बेक यंग से कहता है कि देखो, तुम कुछ मरीजों के साथ हॉस्पिटल जाओ, उनकी जान बचाओ, तब तक मैं यहाँ का मैनेजमेंट देखता हूँ। अब यंग तो डर जाता है कि मैं अकेले कोई सर्जरी कैसे कर सकता हूँ, पर बेक उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम कर सकते हो। फिर वो कॉल लगाता है डॉक्टर हैन को, जो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। बेक उनसे भी हाथ बटाने को कहता है, तो वो घबरा जाता है क्योंकि उसने सालों से कोई सर्जरी नहीं की होती है। मगर बेक ने उसकी बेटी की जान बचाई थी, तो वो बेक की कोई भी बात टाल नहीं सकता। वो खुद तो जाता ही है, साथ में अपने एक और फ्रेंड को भी लेकर जाता है ओपन फ्रैक्चर सर्जरी करने के लिए। अब इतनी सारी सर्जरी होनी थी तो एनेस्थेटिक की भी बहुत जरूरत पड़नी थी, मगर एनेस्थेटिक हॉन्ग तो एक नंबर का काम चोर था दोस्तों। वो अवेलेबल ना होने की बात कह देता है, तो फिर पार्क को बुलाया जाता है, मगर हॉन्ग उसको भी भड़काता है कि मत करो ना, वो मरे या जिए तेरा उससे क्या फायदा, आओ मेरे साथ बैठकर गप्पे लड़ा। मगर पार्क तो उसको खरी खोटी सुनाने लग जाता है। और तब एक लेडी डॉक्टर भी पार्क को रोकती है कि अगर तुम इसी तरह हर बार जाते रहोगे तो वो लोग तुम्हें स्टूडेंट नहीं, एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करेंगे, जिससे तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी और इन कामों के बदले तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। उनकी बातों से दोस्तों पार्क थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, मगर फिर वो अपनी दिल की बात सुनता है और चला जाता है अपने काम पे, मतलब उनकी हेल्प करने के लिए। यहाँ जल्दी बेक भी आ जाता है। वो सीधा जाता है उस ओटी में जहाँ डॉक्टर हैन सर्जरी करने वाला होता है, मगर अभी तक उसने शुरुआत नहीं की होती है, इसलिए बेक जल्दी से हैंड वॉश करके ग्लव्स पहन लेता है ताकि वो मरीज के पेट से बहने वाले खून को रोक दे। लेकिन फिलहाल के लिए वो डॉक्टर हैन को रोकने के लिए कहता है, जिसे वो 3 मिनट तक भी ठीक से रोक नहीं पाता। फिर बेक डॉक्टर हैन को गाइड करता है और खुद भी उस मरीज की सर्जरी कर उसकी एड्रेनलिन ग्लैंड ही निकाल लेता है, क्योंकि वो डैमेज हो चुकी थी। इसके बाद वो डॉक्टर हैन से कहता है कि अब इसको अच्छे से बैंड वेंड करो, मुझे यंग के पास जाना है। तो डॉक्टर हैन तो इससे घबरा जाता है कि आगे का काम मुझे अकेले करना होगा क्या, लेकिन फिर डॉक्टर हैन खुद को हिम्मत देता है और कर लेता है। तभी बेक यंग के ओटी में जाता है तो देखता है कि यंग ने सर्जरी में भूल कर दी है दोस्तों। तो बेक उसकी सारी गलतियां उसको गिनवाता है और आगे किस तरह काम करना है उसको बताकर खुद आ जाता है डॉक्टर जंग के पास, क्योंकि उसके पास होती है एक ओल्ड लेडी जिसे फ्रैक्चर भी हुआ होता है और कार्डियोवैस्कुलर इंजरी भी हुई होती है, साथ ही उसको डायबिटीज भी है उस मरीज को। इसलिए बेक डॉक्टर जंग के साथ मिलकर काम करने में लग जाता है। और इधर नर्स जेनी नोटिस करती है कि यंग काफी उदास है, तो वो उसको समझाती है कि बेक की बातों को दिल पे मत लो, उसके समझाने का तरीका वैसा ही है। पर सच कहूं तो उसके आने से पहले मुझे इस मरीज के बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 4 यूनिट ब्लड भी कम पड़ गया था क्योंकि उसकी इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन देखो जैसे बेक आया उसने सही तरीका बताया, काम हो गया। तो यंग कहता है कि मैं उनके डांटने की वजह से उदास नहीं हूँ, उन्होंने पहली बार मुझ पे भरोसा किया था और मैं खरा नहीं उतर पाया। तब जेनी समझाती है कि अगर सारे डॉक्टर शुरू से ही अपने काम में माहिर होते तो सारे के सारे अटेंडिंग डॉक्टर ही होते ना, पर टाइम और एक्सपीरियंस लगता है उस लेवल तक पहुंचने में। दूसरी ओर डॉक्टर डोंग टीवी पे देख रहा होता है आराम से न्यूज को। तब उसको पता चलता है कि बेक ने जिन जिन ट्रॉमा पेशेंट्स को वहां पहुंचाया था हॉस्पिटल, उन सभी की सर्जरी चल रही है और बाकी के मरीज भी स्टेबल कंडीशन में आ चुके हैं। तब डॉक्टर डोंग निकलता है बाहर और दूसरे डॉक्टर से ट्रॉमा पेशेंट्स की कंडीशन जानने की कोशिश करता है, जिसपे वो डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता, हम तो बस एक हेल्पर की तरह काम कर रहे हैं, बाकी का काम तो डॉक्टर बेक ही संभाल रहा है। जिसपे डॉक्टर डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब यहाँ करते क्या हो, अगर डॉक्टर बेक से गलती से भी कोई गलती हो गई तो हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो जाएगा ना। तभी वो देखता है दोस्तों कि बेक और यंग ओटी से बाहर आ रहे हैं, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर डोंग को तो लगता है कि तीनों पेशेंट्स मर गए होंगे। वो उनकी खबर लेने के लिए पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि बेक और यंग मीडिया वालों को इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हैं। वहाँ पे बेक बताता है कि ट्रॉमा पेशेंट्स के आए हुए अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हैं और हमने मिलकर उन तीनों ट्रॉमा पेशेंट्स को सक्सेसफुली सेव कर लिया है। अब उनकी जान खतरे से बाहर है, पर अगर ये ट्रॉमा सेंटर नहीं होता तो उनकी जान बचा पाना पॉसिबल नहीं था। वो यंग, जेनी, पार्क, डॉक्टर हैन और डॉक्टर जंग सभी को इसका क्रेडिट देता है और फिर कहता है कि हम सिर्फ आज की कामयाबी से ज्यादा खुश नहीं हो सकते, फ्यूचर में भी हमारा ट्रॉमा सेंटर ऐसे ही लोगों की जान बचा पाए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जल्द से जल्द हमारे ट्रॉमा सेंटर के लिए हम फुल टाइम सर्जरी स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्टाफ्स की भर्ती करें। फिर वो धीरे से यंग से कहता है अपनी मांगे पूरी करवाने का इससे अच्छा मौका नहीं होने वाला। इसके बाद वो साइड में खड़े डॉक्टर डोंग को चने की झाड़ पे चढ़ते हुए कहता है कि आपके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, आप डायरेक्टर से बात करके नए ट्रॉमा स्टाफ्स की भर्ती करवाइए। जिससे डॉक्टर डोंग बिल्कुल हैरान हो जाता है कि अब कहूँ तो क्या कहूँ, इतने सारे मीडिया वालों के सामने खुलकर मना भी नहीं कर सकता, ना ही बेक की बातों को मान सकता हूँ, वरना डायरेक्टर सर तो मेरी जान ले लेगा। इसीलिए वो अपना पल्ला झाड़ते हुए कहता है कि आप इस बारे में डायरेक्टर से ही बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और तब बेक कैमरा में देखते हुए कहता है कि ये न्यूज तो लाइव टेलीकास्ट हो रही है और मुझे पूरा यकीन है कि डायरेक्टर सर भी ये देख रहे होंगे। मैंने अपना प्रपोजल तो सामने रख दिया है, अब हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं सर। पब्लिक और हेल्थ मिनिस्टर की सपोर्ट की वजह से दोस्तों मजबूरन डायरेक्टर को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करने के लिए नोटिस पब्लिश करना पड़ जाता है।
पर वो अंदर से बेक पे बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो डॉक्टर डोंग को कुछ करने को कह जाता है, कुछ गलत। और डॉक्टर डोंग जाता है डॉक्टर हैन के पास, जो बिल्कुल चिल होता है। डोंग पूछता है कि उस बेक ने तुम्हारी बेटी की जान बचाई, कहीं तुम्हारा दिल बदल तो नहीं गया, तुम उसकी साइड तो नहीं हो गए? तो हैन कहता है कि नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हो, हमने साथ में 20 साल बिताए, हर सुख दुख में साथ ही रहे, फिर मैं आपका साथ छोड़कर कैसे बेक का साथ दूंगा? तभी डॉक्टर डोंग देखता है कि बेक फिर से हेलीकॉप्टर लेकर किसी मरीज को इमरजेंसी में लेने के लिए जा रहा है। और ये नजारा देखकर हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह डॉक्टर डोंग का दिल भी फड़फड़ाने लग जाता है। और बेक जब मरीज को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है ना, और उसकी सर्जरी करने के लिए हैंड वॉश कर लेता है, तो नर्स पे भड़क जाता है क्योंकि वो उसे हैंड टॉवल और गॉन वगैरह नहीं देती। और तब गैंगस्टर आकर बताती कि दरअसल ये नई भर्ती हुई है ना, इसीलिए थोड़ी घबराई हुई है, धीरे धीरे स्मार्ट बन जाएगी। फिर उस मरीज का सक्सेसफुली सर्जरी हो जाता है। पर फिर से दोस्तों एक और खबर आती है, हाइकर के हिल से गिरने की खबर। मरीज के सर पे गहरी चोट आई होती है, इसलिए सारी बात ये आकर डॉक्टर बेक को बताता है और वो तुरंत ही नेशनल रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करके उसको बचाने के लिए कहता है। मगर इस बार उन्हें हेलीकॉप्टर ले जाने से पूरी तरह से रोक दिया जाता है। दरअसल ये सब डॉक्टर डोंग का ही किया धराया है दोस्तों। हेलीकॉप्टर वाले रेस्क्यू टीम के हेड को डॉक्टर डोंग ने सस्पेंड कर दिया था, ये कहकर कि तुम बेक के चमचे हो। वो जब कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर लेकर उड़ जाते हो, जिससे हमारे हॉस्पिटल का काफी लॉस हो रहा है, क्योंकि ट्रॉमा पेशेंट वालों से हॉस्पिटल फी नहीं वसूली जाती, इसलिए हॉस्पिटल वालों को अब लगता है कि उन्हें अपने रिसोर्सेस वेस्ट नहीं करने चाहिए। और अब दोस्तों डॉक्टर डोंग ने जिसे रेस्क्यू टीम का हेड बनाया होता है ना, वो बहुत ही खड़ूस होता है। बेक के कहने पे भी वो नहीं मानता चलने के लिए। वो कहता है कि पहले एप्लीकेशन जमा कीजिए, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए, तभी हेलीकॉप्टर उड़ेगा। जिसके बाद बेक को बहुत गुस्सा आता है, पर रेस्क्यू टीम का न्यू हेड अपने नियम कानून से चल रहा होता है, तो बेक उससे भी भिड़ नहीं पाता। पर मरीज की जान तो बचानी ही थी, इसीलिए रेस्क्यू टीम के जो मेंबर हिल पे मौजूद थे उनसे कहकर बेक मरीज को किसी तरह हिल से नीचे लाने को कह देता है और खुद एम्बुलेंस लेकर उस जगह के लिए निकल जाता है। बेक ही एम्बुलेंस को ड्राइव करता है दोस्तों, और बिल्कुल पागलों की तरह ड्राइव करता है, क्योंकि उसको जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। वहीं वो अपने साथ गैंगस्टर और येंग को भी साथ लेकर जाता है। येंग पीछे बैठा होता है, मगर गैंगस्टर ड्राइव सीट के बगल वाली सीट पे बैठी होती है और उसके तो डर के मारे बुरे हाल हो रहे होते हैं इतनी तेज रफ्तार में। वो सोचती कहीं हमें कुछ ना हो जाए और हमें ही ट्रॉमा सेंटर की जरूरत ना पड़ जाए। फिर दोस्तों जब ये लोग मरीज को एम्बुलेंस में ले लेते हैं तो बेक गैंगस्टर से ड्राइविंग करवाता है और खुद ये दोनों साथ में एक रेस्क्यू ऑफिस पहुंच जाते हैं और खुद ये दोनों पीछे बैठ जाते हैं, येंग और बेक, जहां ये लोग मरीज का इलाज करते करते एम्बुलेंस में ही चलना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों वो इस मरीज की भी खोपड़ी में छेद वगैरह कर देता है उसके हेड्स हटाने के बाद, पर ब्लीडिंग दिखती नहीं। दरअसल सर पे काफी सूजन आ गई थी, जिससे सारा का सारा खून अंदर जमा हो जाता है। बेक दूसरा छेद करने को कहता है, पर येंग हार मान चुका होता है। वो कहने लगता है कि अगर हमें हॉस्पिटल से हेलीकॉप्टर ले जाने की इजाजत होती तो हम जल्दी पहुंचते, पर अब मुझे नहीं लगता कि हम इसको बचा पाएंगे। तब बेक उसको काफी समझाता है कि जब तक इसकी सांसें पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती तब तक हमें हार नहीं माननी होगी। इसके बाद ये लोग दूसरा छेद भी करते हैं और जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां भी इलाज करते हैं, मगर वो मरीज कोमा में चला जाता है। इससे बेक को आता है दोस्तों बहुत गुस्सा कि अगर हमें सही टाइम पे हेलीकॉप्टर मिल जाता तो ये बच जाता, कोमा में नहीं जाता। दूसरी ओर डॉक्टर डोंग डॉक्टर हैन को बुलाता है और कहता है कि तुम उस दिन बजट मीटिंग में बेक के बारे में क्या बात बताने वाले थे, बताओ। तो डॉक्टर हैन घबरा जाता है कि अब क्या कहूँ, बेक ने मेरी बेटी की जान बचाई और मैं उसके खिलाफ जाकर कैसे बोल सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि बेक पे केस हो जाता है। दरअसल इस कोमा वाले मरीज की मां ने बेक के खिलाफ केस कर दिया था कि बेक ने इलाज में लापरवाही की, जिससे मेरा बेटा कोमा में चला गया। यानी दोस्तों अब बेक बुरी तरह से फंसने वाला है। और वो जब एक नए पेशेंट के इलाज के लिए निकलता है तो पुलिस वाले उसको रोक देते हैं। बेक उन पे गुस्सा करके आगे जाने की कोशिश करता है, मगर पुलिस वाले बिल्कुल सीरियस मोड में होते हैं। वो बेक की कोई बात नहीं मानने वाले होते और अब उस पे कार्रवाई होने वाली होती है। पेशेंट की हालत तो खराब थी, उसे 15 सेंटीमीटर का गहरा घाव हुआ था चाकू से, और चाकू इस तरह से घुसा होता है कि हर सांस के साथ वो अंदर के पार्ट पुर्जे को कट कर रहा था। इससे बेक बड़ी टेंशन में होता है कि मेरा अंदर जाना बहुत ही जरूरी है और ये पुलिस वाले हैं कि मुझे जाने नहीं दे रहे। साथ ही दोस्तों अब क्या लगता है आपको, डॉक्टर हैन क्या बेक के राज को पर्दाफाश कर देगा डॉक्टर डोंग के आगे, या फिर वो कुछ और ही होगा? और अब बेक क्या करेगा हॉस्पिटल में मरीजों को बचाने के लिए? तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर हैन से डॉक्टर डोंग बेक का राज पूछ रहे थे और बेक पे कोमा पेशेंट की मॉम ने केस भी कर दिया था। साथ ही एक ऐसा पेशेंट आया था जिसके बॉडी पे चाकू लगा हुआ था और हर सांस के साथ वो चाकू मरीज के इंटरनल पार्ट को कट कर रहा था। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि डॉक्टर डोंग को डॉक्टर हैन ने बेक के सीक्रेट बताने से मना कर दिया है। तो डॉक्टर डोंग तो हैन पे भड़क जाता और कहता है कि अच्छा तो तुमने पार्टी बदल दी आखिर, हमारी वो 20 साल की दोस्ती उसका क्या? तो डॉक्टर हैन भी उसको सुना देता है कि 20 साल की दोस्ती होने के बावजूद जब मेरी बेटी मौत के कगार पर थी तो आप उसे एक बार भी देखने तक नहीं आए। यही है दोस्ती आपकी? आपको उससे कोई फर्क नहीं था वो जिए या मरे, लेकिन जिसे मैं अपना दुश्मन मान रहा था उसने बीच में ही बजट मीटिंग छोड़कर मेरी बेटी की जान बचाना सही समझा, बिना इस बात की परवाह किए कि मैं उसके अपोजिशन वाली टीम में हूँ।
इसलिए मैं आज खुल्लम खुल्ला कह देता हूँ कि मैं तो बेक की साइड हूँ और उसी की साइड रहूंगा। वो सच में एक बेहतरीन डॉक्टर है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जिससे डॉक्टर डोंग दोस्तों हैन पे बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब से तुम्हारे डिपार्टमेंट की फंडिंग कैसे पास होती है मैं वो भी देखता हूँ। वहीं इधर जब पुलिस वाले बेक को ओटी में जाने से रोक रहे होते हैं तो वो समझ जाता है कि ये लोग तो मुझे अंदर जाने नहीं देने वाले। तो वो यंग से कहता है कि देखो अब तुम्हें ही इस केस को हैंडल करना होगा। सबसे पहले तुम अंदर जाकर इसका सीटी स्कैन करो ताकि सही से पता चल सके कि घाव कितना गहरा है। और फिर बेग खुद भाग कर जाता है डॉक्टर इम के पास और कहता है कि आप इमरजेंसी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिकल सेंटर की हेड हैं। आप ही डॉक्टर डोंग की घटिया चाल को रोक सकते हैं। मैंने जो भी किया उस कोमा पेशेंट की जान बचाने के लिए किया और वो कोई माल प्रैक्टिस नहीं था, पर उन्होंने कोमा पेशेंट की मॉम के साथ मिलकर मुझ पे झूठे ये इल्जाम लगाए कि मेरी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। अभी अगर आप मुझे ओटी में जाने की परमिशन नहीं दिलाते तो इस मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। अब दोस्तों डॉक्टर एम एक अच्छे आदमी है, इसलिए वो बेग की बात मानकर उसे स्पेशल परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद बेग तुरंत ही जाता है पहले उस रूम में जहाँ पे मरीज का सारा चेकअप हो रहा होता है। चाकू नेक पे घुसा हुआ था और वो धीरे धीरे हर सांस के साथ हार्ट की ओर जा रहा था। इसलिए बेग कहता है कि हमें यहाँ पर सीवीसी इंसर्ट करना होगा, फिर सलाइन से इसको फ्लश करना होगा और तुरंत ही सर्जरी स्टार्ट करनी होगी। इतना सुनते ही गैंगस्टर एनेस्थीसियोलॉजी को बुलाने को कह देती है, दूसरी नर्स से कहकर मतलब। पर डॉक्टर पार्क पहले से आ चुका होता है और अपनी सारी तैयारी करके ओटी में होता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर बेग इस मरीज की जान बचाने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए मैंने सारे डिवाइसेस और सीपीबी पहले ही सेटअप कर लिया था। इधर दोस्तों डॉक्टर बेग सर्जरी की तैयारी कर रहा होता है और उधर डॉक्टर डोंग हॉस्पिटल में मीडिया वालों को बुला लेता है डॉक्टर बेग के ऊपर माल प्रैक्टिस का वो इल्जाम लगाने के लिए। उधर बेग सबसे पहले मरीज के हार्ट को स्टैब होने से बचाने के लिए वो नाइफ निकाल लेता है और फिर आगे का प्रोसेस करता है। जब उसकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो बेग सीधा जाता है मीडिया वालों के पास जहाँ पे डॉक्टर डोंग कोमा पेशेंट की माँ को स्टेज पे बिठाया होता है और वो रोई जा रही होती है और डॉक्टर डोंग उसके बेटे के कोमा में जाने का सारा इल्जाम बेग पे डाल देता है कि इसी की वजह से कोमा में गया। वो कहे जा रहा होता है कि हेल्थ मिनिस्टर ने एक अजीब से डॉक्टर को हमारे हॉस्पिटल में भेजा और अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, जिसने फिर लापरवाही बरतते हुए बिना प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी के मरीज के खोपड़ी में छेद कर दिया, वो भी एक नहीं बल्कि दो, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया। पर हमारे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि हमने अपने यहाँ के डॉक्टर के गलत कामों पर पर्दा डालने के बजाय उसकी सच्चाई सभी को बताने के लिए यहाँ बुला लिया। देखिए हमारा हैंक्यूक हॉस्पिटल सबसे पहले अपने मरीजों के बारे में सोचता है, उसके बाद बाकी चीजें। हम तो ये भी परवाह नहीं करते कि हेल्थ मिनिस्टर हम पे क्या एक्शन लेंगे और अब हम उनके भेजे के डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल से ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, साथ ही उसे पुलिस के हवाले भी। तभी दोस्तों बेग बीच में इंटरफेयर करता है। बेग को देखते वो लेडी काफी भड़क जाती है। वो कहने लगती है कि मेरे बच्चे के साथ ये सब करने के बाद तुम्हें हिम्मत कैसे हो रही है मेरी नजरों के सामने आने की। और तब नर्स जेनी उन्हें संभालती है और कहती है एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से बेग की बात सुन लो। इसके बाद बेग यिंग से कहकर सभी मीडिया वालों को कुछ पेपर्स देता है जिसमें बेग के कुछ पुराने केसेस की डिटेल्स होती है, जिससे साबित हो जाता है कि बेग ने पहले भी इस तरह के सेम केसेस को हैंडल किया है और मरीज की जान बचाई है। और कहता है कि मगर सेम कंडीशन होने के बाद भी हम इस मरीज को कोमा में जाने से नहीं बचा पाए क्योंकि हमें उस दिन हेलीकॉप्टर नहीं ले जाने दिया गया, जिससे हमने गोल्डन आवर मिस कर दिए। और किसी भी मरीज के इलाज में गोल्डन आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो डॉक्टर डोंग का कच्चा चिट्ठा सबके सामने रख देता है कि कैसे इसने नेशनल रेस्क्यू टीम के हेड को बदल दिया बिना किसी नोटिस के। फिर इन्होंने बजट का पैसा बचाने के लिए हमें हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया। अगर इन्होंने सही वक्त पे हमें हेलीकॉप्टर दिया होता ना तो आज इस लेडी का बेटा कोमा में नहीं होता। एक ट्रॉमा सर्जन के नाते उसके कोमा में जाने से जितना दुख मुझे है वो कोई नहीं समझ सकता। मगर दोस्तों डॉक्टर डोंग तो सारे इल्जामों से मुकर जाता है। वो मीडिया के सामने कह देता है कि बेग झूठ बोल रहा है अपनी गलती छुपाने के लिए। और तब बेग कहता है कि क्या तुम यही बात सियोन के सामने कह सकते हो? तो डॉक्टर डोंग कहता है कि कौन है ये सियोन? सुनते ही दोस्तों वो लेडी उठकर डॉक्टर डोंग को एक तमाचा लगाती है और कहती है वो मेरा बेटा है और अब मुझे डॉक्टर बेग की बातों पे यकीन हो गया है। तुम्हें मेरे बेटे का नाम तक पता नहीं और तुमने उस दिन मेरे पास आकर कितनी झूठी हमदर्दी जताई और मुझसे तरह तरह की बातें की। बताओ, तुमने कहा कि बेग ने मेरे बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की, जबकि सच्चाई तो यह है कि उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, पर तुम लोगों ने हेलीकॉप्टर नहीं भिजवाया। और दोस्तों अब मीडिया के सामने तमाचा वमाचा खाने के बाद डॉक्टर डोंग का दिमाग ठिकाने आ जाता है और वो चुपचाप निकल जाता है वहाँ से। वो लेडी बेचारी रोती रहती है। फिर अगले दिन जब डॉक्टर डोंग को सस्पेंड कर दिया जाता है तो हॉस्पिटल के बाहर मीडिया वाले उसको घेर लेते हैं और तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। तो डॉक्टर डोंग सारा बिल हेल्थ मिनिस्टर पे फाड़ देता है, ये कहते हुए कि डॉक्टर बेग तो हेल्थ मिनिस्टर का चमचा है, उन्हीं की वजह से वो इतना उड़ता है और ये सारी चीजें हेल्थ मिनिस्टर अपना जो पॉलिटिकल करियर है ना उसको चमकाने के लिए कर रहे हैं। जिससे मीडिया का सारा ध्यान दोस्तों अब डॉक्टर डोंग के नेशनल रेस्क्यू टीम के हेड को बदलने से हटकर हेल्थ मिनिस्टर पे आ जाता है
लगातार हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस के फोन बजने लग जाते हैं। सारे मीडिया वाले उनका पक्ष जानना चाहते हैं कि क्या सीन है, पर मिस्टर मिया तो कोई भी कमेंट करने से मना कर देती है। तब डॉक्टर हैन बेक से कहता है कि देखो, हेल्थ मिनिस्टर की इमेज बचाने के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। डॉक्टर बेक कहता है कि मैं भला कुछ क्यों करूं, मिस मिया खुद ही बड़ी खतरनाक मिनिस्टर है, इस मसले को कैसे हैंडल करना है वो खुद संभाल लेंगी। बेक तो दोस्तों मस्त आराम से अपना खाना खा रहा होता है बिना किसी टेंशन के, मगर तभी उससे मिनिस्टर का आता है कॉल, जो कि उसे तुरंत ही टीवी ऑन करके न्यूज देखने को कहती है। तो डॉक्टर हैन न्यूज लगाता है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। साउथ सूडान में 100 यूनिट शूटिंग में इन्वॉल्व थी। IMAFP के 11 मेंबर्स जो कि रिलीफ और मेडिकल एफर्ट्स में लगे हुए थे, साउथ सूडान में उनको लोकल मलेशिया ने अगवा कर लिया और तब हैनबिट यूनिट के सोल्जर्स को उन्हें बचाने के लिए भेजा गया। हैनबिट यूनिट दरअसल कोरियन यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है। हमारे सोल्जर्स ने 3 मलेशिया रेबल्स को मार डाला, मगर हमारे कैप्टन जोंग जो कई गोली खा गए, अब उनकी हालत बहुत ही खराब है। उन्हें लोकल हॉस्पिटल में भर्ती तो करा दिया, मगर मिलिट्री सोर्सेस की माने तो बच पाएंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर मिया बे को कॉल पे कहती है कि देखो, हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है, तुम्हें किसी भी तरह हमारे कैप्टन जोंग को बचाना ही होगा, तुरंत ही निकलो वहाँ से, और जो तुम्हारी और मेरी कंट्रोवर्सी चल रही है उसे हम बाद में देखेंगे। बेक मान लेता है दोस्तों, और फिर डॉक्टर हैन से कहता है मैं गन शॉट वुंड एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मुझे तो जाना ही होगा, पर मेरी नामौजूदगी में आपको ही ट्रॉमा सेंटर का जो भार है वो संभालना होगा। आप वैसे भी जनरल सर्जरी के हेड है ना, आप इतना तो कर ही सकते हो। जिससे डॉक्टर हैन हिचकिचाने लग जाता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, पर अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। इसके बाद बेक डॉक्टर येंग और नर्स जैनी को लेकर तैयार हो जाता है, पर तभी उनको याद आता है कि हमें तो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, और जो ऑलरेडी है वो तो निकम्मा है, इसीलिए वो पार्क को अपने साथ चलने को कह देते हैं। वो भी मान जाता है। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, जहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर के लोग पहले से मौजूद होते हैं। वो बेक को कैप्टन जोंग की मेडिकल रिपोर्ट देते हैं और इन्हें एयरप्लेन तक छोड़ देते हैं। अपनी सीट पे बैठने के बाद दोस्तों बेक कैप्टन जोंग की रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर देता है। उसके राइट आर्म में 2 गोली लगी होती है, जिससे राइट आर्म पूरी तरह से फ्रैक्चर हुआ था। वहीं लेफ्ट आर्म में भी एक गोली लगी होती है, जिससे वो भी फ्रैक्चर हुआ, मगर राइट आर्म के जितना नहीं। इसके साथ ही पेट में भी 3 गोली लगी थी। 2 गोली तो आर पार हो गई, मगर एक गोली पेट में कहीं फंस के रह गई, जिससे बेक सोच में पड़ जाता है कि मेरे वहां पहुंचने तक क्या कैप्टन जिंदा बच पाएगा। फिर बेक कहता है कि मैंने काफी दिनों से प्रेयर नहीं किया, डियर गॉड मुझ पे यकीन रखिएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर हम मैप देखते हैं दोस्तों कि इनका एयरप्लेन पहले साउथ कोरिया से इथोपिया जाता है, फिर वहां से एक खास एयरप्लेन में ये लोग बैठकर साउथ सूडान जाते हैं। इस एयरप्लेन का इंतजाम खास बेक और उसकी टीम के लिए किया गया था, और जब ये लोग साउथ सूडान पहुंचने वाले होते हैं तो हेल्थ मिनिस्टर हैंगक्योक हॉस्पिटल के डायरेक्टर को सहयोग के लिए रिक्वेस्ट भेजती है। उसमें उन्होंने सारी सिचुएशन को समझाया होता है और कहा होता है कि कैप्टन की जान बचाने के लिए हमने आपके हॉस्पिटल के स्टाफ्स को साउथ सूडान भेजा है, आशा करते हैं आपको कोई एतराज नहीं होगा। मगर डायरेक्टर को तो एतराज था दोस्तों, थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा। पर जैसे ही मिनिस्टर आती है ना, वैसे ही डायरेक्टर का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। वो कहती है कि मैं यहाँ डॉक्टर बेक के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। तो डायरेक्टर कहता है कि हाँ, मुझे अभी उसके बारे में पता चला। मिनिस्टर कहती है नहीं, मैं उस बारे में बात करने नहीं आई, आप ये बताइए कि आपकी हिम्मत कैसे भी बजट का बहाना करके हेलीकॉप्टर सर्विस बंद करवाने की। तो डायरेक्टर ये बोलकर बचना चाहता है दोस्तों यहाँ पे कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मिनिस्टर तो और ज्यादा भड़क जाती है इस पर कि आपके हॉस्पिटल में क्या चल रहा है ये आपको पता ही नहीं है। वाह। मिया कहती है कि देखिए, मुझसे बेक ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मैं तो कैप्टन को किसी भी हाल में बचा कर ही रहूंगा, ये उसने कहा। और उसने ये भी कहा कि तब तक यहाँ हेलीपोर्ट बनवाया जाए और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। सुनकर डायरेक्टर का तो जोर का झटका जाता है मुंह में। वो हिम्मत करके इस बात को विरोध तो करना चाहता है, मगर मिनिस्टर के आगे उसकी एक नहीं चलती। दूसरी ओर जब बेक और उसकी टीम साउथ सूडान के एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो वहां उनको लेने के लिए 2 लोग आए होते हैं, जो बताते हैं कि जिस हॉस्पिटल में कैप्टन जोंग को रखा गया था उसमें कल रात आतंकवादियों ने हमला कर दिया। दरअसल दोस्तों, कैप्टन ने जिन आतंकवादियों को मारा था उनमें से एक उन आतंकवादियों के लीडर का छोटा भाई था, इसीलिए वो लोग काफी गुस्से में आ गए थे। यूएन मिलिट्री हॉस्पिटल में हमला करना कोई आम बात नहीं है। खैर, यूएन तो उनसे बाद में निपट लेगा, पर फिलहाल के लिए कैप्टन जोंग को बचाना होगा, जिसको इन्होंने ऑलरेडी सेफ्टी के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। लंबे समय से यहाँ जो सिविल वॉर चल रही है उससे यहाँ की सारी व्यवस्था उथल पुथल हो गई। खैर दोस्तों, जब ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे कैप्टन को रखा गया है तो हैरान, क्योंकि ये एक पुराना खंडर सा हॉस्पिटल है जिसमें कुछ फैसिलिटी नहीं है। वहाँ इनका वेलकम आर्मी सर्जन सीओ करता है। इसके बाद जब वे कैप्टन को देखता है तो समझ जाता है कि गोली अंदर रहने से इन्फेक्शन फैल रहा है। वहीं एनीमिया के भी साइंस है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट जो है बहुत स्लो है, जिसपे आर्मी सर्जन सीओ बताता है कि हमारे पास अब ज्यादा ब्लड
ब्लड नहीं है सर। दरअसल कल रात यूएन के हॉस्पिटल में जो हमला हुआ, सारा ब्लड का स्टॉक बर्बाद हो गया गोलीबारी में। तो बेक कहता है कि बिना ब्लड सप्लाई के तो मैं इन्हें बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि सर्जरी करने में इनकी बॉडी में जो ब्लड बचा है वो भी लॉस होगा, तो हमें इनको और ब्लड चढ़ाना होगा। इसीलिए पेट वाला भाग तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हाथ और पैर के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इधर हैंक्यूक हॉस्पिटल में 2 गुंडों का ग्रुप लड़ाई करके पहुंच जाता है हॉस्पिटल। ये सारे ट्रॉमा सेंटर के मरीज थे दोस्तों, और ट्रॉमा सेंटर का ना तो हेड इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और ना ही उसके कुछ खास स्टाफ। और जाने से पहले बेक ने ट्रॉमा सेंटर को संभालने की जिम्मेदारी दी थी डॉक्टर हेन को, इसीलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर हेन को उन सबको देखना पड़ जाता है। मगर वो सभी घायल होने के बाद भी आपस में झगड़ते ही रहते हैं, इसलिए गुस्से में बेक जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर अपना इलाज करवाना चाहते हो तो मुंह बंद करके खड़े रहो, वरना मैं डिस्ट्रैक्ट होकर इलाज नहीं कर पाऊंगा। उधर फिर बेक कैप्टन के हाथ का इलाज कर देता है। फिर जब दूसरी हाथ की बारी आती है जिसमें इन्फेक्शन काफी फैल चुका था, तो बेक बिना ज्यादा सोचे हुए आरी उठाता है और कैप्टन के एक हाथ की हड्डी काट देता है। फिर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है और इतने में इधर येंग और जेनी दोनों मिलकर कैप्टन की देखभाल कर रहे होते हैं। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बेक दोस्तों एयर एम्बुलेंस की डिमांड रखता है, जिसके लिए हेल्थ मिनिस्टर साफ मना कर देती है, क्योंकि वो कैप्टन की जान बचाने के लिए 300 से 500 मिलियन वॉन खर्च कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं, जबकि एयर एम्बुलेंस में कम से कम 800 मिलियन वॉन का खर्च आ जाएगा। बेक कहता है कि जिसने देश के लिए अपनी जान लगा दी, उसे बचाने के लिए आप लोग फंड के बारे में सोच रहे हो। दूसरी ओर डायरेक्टर एनेस्थीसियोलॉजी स्टूडेंट पार्क को कॉल करता है और वहाँ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तो पार्क उसको सारी बातें बता देता है, पर बेक ने कैप्टन के हाथ की हड्डी काट दी। वो ये बात कहते कहते रुक जाता है और बात को बदल देता है, क्योंकि इस बात का डायरेक्टर पतंगड़ बना सकता था, इसीलिए पार्क ने नहीं बताया। वहीं नर्स जेनी पार्क और डायरेक्टर के बीच की बातें सुन लेती है और उसको समझ आ जाता है कि पार्क डायरेक्टर का जासूस है। वो तुरंत ही पार्क को कन्फ्रंट करती है, मगर तभी येंग आकर इनको बुला लेता है, क्योंकि कैप्टन की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ रही होती है। अब क्योंकि खून कुछ ज्यादा बह गया है, उसकी कमी हो गई है और खून चाहिए जो कि है नहीं, तो कैप्टन की जान बचाने के लिए नर्स जेनी अपना खून देने लगती है। जब बेक आकर ये नजारा देखता है तो वो कहता है, ये क्या कर रहे हो गैंगस्टर, तुम तो खुद कमजोर हो। और वो कहती, कोई बात नहीं सर, मैं ये कर सकती हूँ। जिसके बाद बेक कहता है कि अब इनको यहाँ से लेकर जाना होगा, मतलब कैप्टन को। लेकिन तब आर्मी सर्जन सीओ उनको रोक कर कहता है कि देखिए, कम से कम आर्मी बेस में बात कर दीजिए, कैप्टन को इस तरह यहाँ से लेकर जाना मुश्किल हो सकता है, क्या हो अगर बाहर आतंकी हमला हो जाए तो। पर बेक सीओ से बस इतना ही कहता है कि देखो, तुमने अभी तक बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन तुम सब मुझ पे छोड़ दो, अब मैं सब संभाल लूंगा। कहकर वो सीओ को वहीं छोड़कर एक मामूली सी एम्बुलेंस वैन में कैप्टन और अपने साथियों के साथ निकल जाते हैं। अब रास्ते में गैंगस्टर ने जो ब्लड डोनेट किया था वो खत्म होने वाला होता है, इसलिए गैंगस्टर अपना और ब्लड दे देती है, जिससे फिर उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद बेक पहुंच जाता है ब्लैक विंग के अड्डे पे। वहाँ वो अपने हाथ की टैटू दिखाते हुए कहता है कि वॉल्टर से कहो मालक आया है। तो 2 गाड़ी खबर वॉल्टर तक पहुंचाते हैं। अब इससे पहले वॉल्टर का जवाब आता, कैप्टन का बीपी गिरने लग जाता है। जिसके बाद बेक ना दोस्तों आओ देखता है ना ताओ, और वो वैन को लेकर सीधे ब्लैक विंग के अंदर घुस जाता है, जिससे ब्लैक विंग के गार्ड्स उनकी वैन पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे स्नाइपर इन पे गोली चलाने वाला होता है तो वॉल्टर उसे रोकने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वो सीसीटीवी से सारा नजारा देख रहा था। वो सभी से कहता है गोलीबारी रोक दो, क्योंकि ये मालक है जिसने अफगानिस्तान में हमारे कई सोल्जर्स की जान बचाई थी, इन्हें सही सलामत अंदर आने दो। और ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ जल्दी से जल्दी इनकी मदद के लिए पहुंचो और इन्हें जो भी चाहिए तुरंत ला कर दो। तो सबसे पहले तो बेक ब्लड मांगता है और फिर कैप्टन का एब्डोमेन साफ करना चाहता है। तो जब वहाँ के मेडिकल स्टाफ हेल्प ऑफर करते हैं तो बेक इनकार करते हुए कहता है मेरी टीम है मेरे पास, कोई बात नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर बेक कैप्टन का इन्फेक्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन कट करके निकाल देता है, जो कि 2 मीटर का होता है। और फिर बेक येंग से कहता है, येंग तुम स्मॉल इंटेस्टाइन में गोली ढूंढो और तब तक मैं बेक का काम करता हूँ। मेरा अंदाजा है कि गोली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होनी चाहिए, अगर गोली कहीं और होगी तो मैं कैप्टन की जान नहीं बचा पाऊंगा। तब तक मैं और भी काम देखता हूँ इनकी बॉडी में। और सुनो, इसको बाहर ले जाकर गोली ढूंढो, यहाँ और कंटामिनेशन नहीं चाहिए। पूरे 20 मिनट तक ढूंढने के बाद फाइनली येंग को स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों बुलेट मिल जाती है और ये खबर जाकर वो बेक को देता है। वहीं पेट का काम लगभग हो ही चुका होता है तो बेक कैप्टन के लेफ्ट आर्म को फिर से जोड़ने का काम करता है। दरअसल उसने बस उतना ही हिस्सा काट के रखा हुआ था जो कि बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया था। अब वो आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट के जरिए कैप्टन के हाथ की हड्डी को दोबारा जोड़ देता है। अगली सुबह जब गैंगस्टर की नींद खुलती है तो वो खुद को कैप्टन के बगल वाले बेड पे पाती है। दरअसल 2 बोतल खून देने के बाद भी वो सर्जरी में बेक की मदद कर रही थी, जिससे वो बेहोश हो गई और अब उसे खून चढ़ाया जा रहा है। मगर वो होश में आते ही येंग से पूछती कि कैप्टन कैसे हैं। वो बताता है वो खतरे से बाहर हैं, उनके वाइटल्स भी नॉर्मल हो चुके हैं। बस दिक्कत यह है कि हम इनको वापस कोरिया कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि इनको सही होने में काफी टाइम लगेगा और तब तक हम यहाँ रुक नहीं सकते, हमें वापस कोरिया जाना ही होगा।
मगर हेल्थ मिनिस्टर तो एयर एम्बुलेंस का जुगाड़ कर पाने में असमर्थ है। दूसरी ओर बेक मिलता है जाकर वॉल्टर से, जो कि बेक को गले से लगा लेता है और कहता है क्या दिन थे ना वो भी, मैं तुम्हारे साथ अफगानिस्तान में बिताए हुए हर पल को बहुत मिस करता हूँ यार। फिर दोनों पुराने यार शराब पीते हुए अच्छी बातचीत करते हैं और इस दौरान बेक कहता है कि वॉल्टर, तुम्हारे सर पे जो मेरा कर्ज है उसे चुकाने का वक्त आ गया है। मुझे कैप्टन और अपनी टीम के साथ वापस कोरिया जाना है, जिसके लिए मुझे एयर एम्बुलेंस की सख्त जरूरत है। तो वॉल्टर कहता है पर मेरे तो सारे पायलट बिजी हैं यार, वो लोग मेरी बात को खास मानते भी नहीं। जिस पे बेक कहता है फिर उन्हें बताओ कि मालक को उनकी जरूरत है। वहीं येंग और जैनी कैंटीन में जाकर खाना पीना खाते हैं। तो जैनी अब जानना चाहती है कि ये जगह आखिर है क्या। तब येंग उसे ब्लैक विंग का सारा किस्सा सुना देता है। फिर वो बताता है कि ब्लैक विंग का अफ्रीकन ब्रांच साउथ सूडान में है और तुम्हें पता है डॉक्टर बेक पहले इन्हीं के लिए काम किया करते थे। यहाँ पैसे बहुत मिलते हैं और अच्छे पैसों का नाम सुनते ही जैनी पूछ बैठती है कि इन्हें नर्स चाहिए क्या। मैं हूँ। पर जैसे उसे पता चलता है कि ये लोग अपने डॉक्टर को वॉर फील्ड पे भेजते हैं जहाँ से बचाना सिर्फ एक दो का ही काम होता है, तो जैनी तुरंत पीछे हट जाती है। फिर अगले आधे घंटे के अंदर ही दोस्तों एयर एम्बुलेंस आ जाती है। येंग अंदर से इसको देखकर बड़ा खुश होता है और बेक से कहता है कि ये तो हमारे आईसीयू से भी अच्छी है। तो बेक कहता है टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी से सारी डिवाइसेस चेक करो। और जब तक ये दोनों सारा सेटअप कर रहे होते हैं तब तक मैं गैंगस्टर पार्क को टोकती है और कल जो बात अधूरी रह गई थी उसे पूरी करती है। तो पार्क उसको सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ, मैं डायरेक्टर सर के लिए जासूसी का काम कर रहा था, लेकिन वो मैंने सिर्फ इसीलिए किया ताकि मैं डॉक्टर बेक को बचा सकूं। अगर मैं डायरेक्टर की बात मानने से इनकार कर देता तो वो मेरी जगह किसी और को बेक के पीछे लगा देते, जो कि बेक की हर बात डायरेक्टर तक पहुंचाता। मगर मैंने सिर्फ वही बात डायरेक्टर को बताई जिसका वो मिसयूज ना कर सके। तब ये जानकर दोस्तों जैनी के दिल में तसल्ली होती है। फिर इन लोगों को कोरिया पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। एयरपोर्ट में मीडिया वाले जमा हो जाते हैं। वो लोग कैप्टन को बेवजह परेशान ना करें, इसके लिए बेक कहता है कि आइए मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ। दरअसल दोस्तों कैप्टन अभी तक होश में नहीं आया, इसलिए उन्हें तुरंत ही एम्बुलेंस में डाला जाता है ताकि उनको हैंक्यूक हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। थोड़ी देर के लिए बेक मीडिया वालों को बताता है कि मैंने कैसे कैसे कैप्टन की सर्जरी की और उनकी जान बचाई। फिर वो वहाँ मौजूद हेल्थ मिनिस्टर से कहता है कि तुम मीडिया वालों को हैंडल करो। तो मिनिस्टर मिया बेक की तारीफ करने लगती है और कहती, देखा हमारे डॉक्टर बेक कितने काबिल हैं और उन पे जो भी आरोप लगे गए थे वो सब झूठे हैं। इधर जैसे बेक अपनी टीम के साथ एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाने लगता है तो एम्बुलेंस के साथ आई नर्स से बेक को ये पता चलता है कि डॉक्टर हैन एक बिल्डिंग ब्लास्ट में घायल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए गए हुए हैं। दरअसल बेक की नामौजूदगी में डॉक्टर हैन बिल्कुल सनकी हो गया था। वो खुद को डॉक्टर बेक ही समझने लग गया था, इसलिए उसके ही स्टाइल में काम करने भी लगा था। हालांकि अभी भी डॉक्टर हैन को डर तो लगता था, पर वो बार बार खुद को याद दिलाता है कि मैं अब पहले वाला डरपोक डॉक्टर हैन नहीं हूँ, मैं हिम्मत वाला काबिल डॉक्टर बेक हूँ, मैं हर मरीज की जान बचा सकता हूँ। ये सारी बातें जानने के बाद दोस्तों बेक सीधा उसी जगह पे चला जाता है जहाँ बिल्डिंग में आग लगी होती है। वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम पहले से मौजूद होती है, जो कि बिल्डिंग के अंदर से लोगों को बाहर निकालती है और जो लोग वहाँ पे जल वल गए थे उन्हें एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर में डालकर हॉस्पिटल लाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर हैन बेक को देखता है ना तो रो पड़ता है। वो कहता है इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं कितना अकेला पड़ गया था यहाँ। बेक यहाँ डॉक्टर हैन की तारीफ करता है और फिलहाल यहाँ मौजूद सारे मरीजों को कैटेगराइज करने को कह देता है। तभी रेस्क्यू टीम का हेड आकर बेक को बताता है कि सेकंड फ्लोर पर ढेर सारे ऑक्सीजन टैंक्स हैं। आग जैसे वहां तक पहुंचेगी एक जोरदार धमाका होगा, इसलिए हमें सारे मरीजों को जल्दी से जल्दी काफी दूर लेकर जाना होगा और ये काम हमें बहुत जल्द करना है। फिर क्या था दोस्तों, बेक इस काम में जुट जाता है। पर जब वो आखिर मरीज को लाने के लिए दौड़ता है ना, तभी ऑक्सीजन टैंक्स के ब्लास्ट करने से एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें वो मरीज और भी ज्यादा घायल हो जाता है और लोहे का एक टुकड़ा आकर बेक के पेट में घुस जाता है। जब रेस्क्यू वाले उसे उठाने को आते हैं तो बेक पहले मरीज को उठाने को कहता है, फिर उस मरीज के साथ साथ डॉक्टर बेक को भी हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल लेकर जाने लग जाते हैं। रास्ते में बेक हैन को समझाता है कि इस मरीज का इलाज कैसे कैसे करना है और फिर अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे पेट में एक जलता हुआ लोहा घुस गया, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही पर इसका मतलब यह है कि इंटरनल ऑर्गन जल गया होगा। तभी दोस्तों बेक लगभग बेहोश हो जाता है और ये बात जल्दी से डॉक्टर हैन कॉल करके येंग को बता देता है। अब येंग की भी हालत खराब, वो तुरंत ही नर्स से कहता है कि इमरजेंसी सर्जरी होगी, जल्दी से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बुलाओ। हेलीकॉप्टर के पहुंचने से पहले बेक और गैंगस्टर सब कुछ तैयार करके रखते हैं। वो बिना एक पल गवाए बेक को स्ट्रेचर पे डालकर अंदर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। उससे पहले आधी बेहोशी में बेक येंग से कहता है कि येंग अब सब तुम पर है, अपनी सूझबूझ से काम करना। ये कहते कहते वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। ये लोग भी जल्दी जल्दी बेक को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाने लगते हैं और येंग का पूरा दिमाग खराब हो रहा होता है, क्योंकि अभी तक वो बेक की गाइडेंस में काम करते आया था, मगर अब उसे गाइड करने के लिए बेक होश में ही नहीं है और अब जो भी फैसला लेना होगा येंग को खुद ही लेना होगा और वो कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ बात बेक की जान की है। वो बहुत सोचता है कि पहले बेक को कायदे अनुसार वाइटल्स चेक करने के लिए लेकर जाऊं या फिर ओटी में लेकर जाऊं जहां मैं इसका डायरेक्ट सर्जरी कर सकूं। लास्ट मिनट में वो अपना फैसला ले पाता है कि नहीं, मैं वाइटल्स चेक करने में गोल्डन आवर को मिस नहीं कर सकता, मुझे डायरेक्ट सर्जरी करनी होगी। फिर काफी देर तक येंग बेक के ऊपर पता नहीं क्या क्या करता है और कुछ घंटों के बाद बेक को होश आ भी जाता है दोस्तों। और जब येंग फिर बेक से मिलने जाता है तो बेक सुनाता है उसको
कि क्या कर दिया तूने, मरते मरते बचाऊं तेरी वजह से। अरे तुमने बिना मेरा सिटी स्कैन किए हुए चीर फाड़ शुरू कर दिया और मेरे लीवर का 1/3 हिस्सा काट कर हटा दिया, बताओ। अरे बेवकूफ, मैं मर सकता था। तो येंग कहता है पर आप तो जिंदा है ना। फिर वो बेग से माफी मांगने लगता है। इसके बाद बेग कहता है कि वैसे डॉक्टर येंग, आपने मेरी बेहोशी में कितने लोगों की सर्जरी करी बताइए। अब ये सुनकर येंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि पहली बार आज बेग ने मुझे इतने प्यार से पूछा जैसे कोई प्रोफेशनल डॉक्टर को पूछता है। फिर वो बताता है कि आग से बहुत सारे लोग घायल हुए थे, डॉक्टर हेन के अलावा और 2-3 डॉक्टर की मदद से हमने सभी मरीजों को बचा लिया, कोई भी मरा नहीं। इसके बाद बेग कहता है कि तुमने अब मेरी नजर में इज्जत कमा ली है सच में, इसलिए आज से मैं तुम्हें हर बार डॉक्टर येंग ही बोलूंगा। और येंग की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर जब बेग पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो न्यूज चैनल्स में जाकर लोगों को समझाता है कि हमें इमरजेंसी वाले पेशेंट्स की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की सख्त जरूरत है। जरूरत होने के बाद भी हेलीकॉप्टर सर्विस ना होना सिर्फ पैसे बचाने की साजिश है। अभी तक दोस्तों बेग पब्लिक की नजर में हीरो बन चुका था, इसलिए उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए हजारों लोग सरकार से गुजारिश करते हैं, जिसके बाद उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया जाता है। और यहाँ डायरेक्टर अपने घर पे मुंह भुलाए सारी चीज न्यूज में देख रहा होता है। उसे ये सब अपनी हार लग रही होती है। तभी वहाँ पे बेग आता है बात करने के लिए, जिससे डायरेक्टर और भड़क जाता है। वो कहता है कि पूरी दुनिया में तुम्हें मेरा ही हॉस्पिटल मिला था क्या बर्बाद करने के लिए? अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? आखिर साबित क्या करना चाहते हो? तब बेग उनको एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी का रोड एक्सीडेंट हो गया। सारे हॉस्पिटल वालों ने उनको भर्ती करने से मना कर दिया। आखिर में मेरे पिता को हैंकॉक हॉस्पिटल लाया गया, जहां एक डॉक्टर जवान थे जिन्होंने मेरे पिता को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाए क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल लाने में बहुत देर हो गया। और इस बात का उस डॉक्टर को बहुत अफसोस हुआ। एक अनजान इंसान की मौत का दुख होते हुए मैंने पहली बार किसी को देखा। उस दिन मैंने ठान लिया था कि बड़े होकर बनूंगा तो इन्हीं डॉक्टर की तरह, जो डॉक्टर हर मरीज को अपने परिवार का सदस्य मानकर उसकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। और पता है डायरेक्टर, वो डॉक्टर कौन था? वो आप थे। आप जवानी में जिस तरह काम किया करते थे उससे मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हुआ था। मैं आपकी तरह बनना चाहता था और अब मुझे समझ आ गया कि हॉस्पिटल के पॉलिटिक्स ने आपको पूरी तरह बदल दिया। इसलिए आप हर वक्त सिर्फ बजट के बारे में सोचते रहते हैं, मगर आप अभी जिस तरह के हैं मैं वैसा कभी नहीं बनना चाहता। मैं आपके पास्ट वर्जन की तरह बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बातें जानने के बाद डायरेक्टर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और बेग को लेकर उसका नजरिया बदल जाता है। जल्द ही दोस्तों हैंकॉक हॉस्पिटल के टॉप पे हेलीपैड बना दिया जाता है और एक नया हेलीकॉप्टर भी लाया जाता है। आज इन सब का उद्घाटन होता है, जिसमें डायरेक्टर, हेल्थ मिनिस्टर सभी मौजूद होते हैं, साथ ही कई सारे टॉप मीडिया वाले भी। और बेग अपनी टीम के साथ एक सेमिनार अटेंड कर रहा होता है, जिसमें वो स्टूडेंट्स को अपना ट्रॉमा सेंटर ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कर रहा होता है। तभी वहाँ पे आर्मी सर्जन सोए आता है, जो कि बेग को साउथ सूडान में मिला था। जब ये लोग कैप्टन जोंग की जान बचाने गए थे तब वहाँ वो भी बेग से प्रेरित हो गया था और इसीलिए वो यहाँ के ट्रॉमा सेंटर को ज्वाइन करने के लिए आ गया। सेमिनार अटेंड करने के बाद बेग अपनी टीम के साथ हेलीपैड के उद्घाटन में पहुंच जाता है। अभी ये लोग भाषणबाजी कर रहे होते हैं कि एक इमरजेंसी केस आ जाता है और बेग तुरंत ही येंग के साथ इसी नए हेलीकॉप्टर को लेकर निकल जाता है मरीज को लाने के लिए। और तब हेल्थ मिनिस्टर बेग के गुणगान करने लग जाती है कि देखा, बेग के लिए मरीज की जान बचाने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको स्टोरी, ये सीरीज कैसी लगी? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।